विचारभारती आयोजित ग म मुळे स्मृती व्याख्यानमाला वर्ष 16वे आज तृतीय पुष्प. आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मंडळी, पाहता पाहता आपली ही व्याख्यानमाला आज तिसऱ्या दिवसामध्ये पदार्पण करते आहे. माझ्या लहानपणी माझी आजी सकाळी हरिपाठ म्हणायची आणि तिचे 4 ओळी माझ्या कानामध्ये निश्चित नेहमीच रुंजन घालत असायच्या. त्या 4 ओळी असायच्या, आयुष्य जात आहे पहा काळ जपत असे महा. टाईम फ्लाईज असं म्हटलं जातं. काल मला खरोखर एक सूचना आली. आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक असलेल्या एका व्यक्तीने मला मनापासून सांगितलं की सगळं ठीक आहे, फक्त आता इंग्रजी शब्दांचा वापर कमी करा. तर मी तो प्रयत्न करतो, पण आम्ही सगळे कार्यकर्ते आहोत, शिकत आहोत. काही चुका होत असतील तर मनापासून आपणही मोठ्या मनाने आम्हाला क्षमा करावी. प्रयत्न निश्चित करतो. मी बोलत होतो की काळ, टाईम फ्लाईज असं म्हटलं जातं की काळ आपल्या हातातून कधी निसटून जातो कळतही नाही. आणि आज आपण तिसऱ्या दिवसापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. आणखी 2 दिवस आपल्याला ह्या ज्ञानसत्रामध्ये 2 आणखी व्याख्यात्यांचं भाषण, उद्बोधन ऐकायला मिळणार आहे. आणि आज एक अतिशय सुंदर आणि उद्बोधक अशी मुलाखतही आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. आपण नेहमीप्रमाणे आज तिसऱ्याही दिवशी इथे उपस्थित आहात. आपल्या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. बंधू भगिनींनो, आजच्या दिवसाचं आणखी एक वैशिष्ट्य मला सांगायचं आहे की आज आहे 26 मे 2026. बरोबर 1 तपापूर्वी 26 मे 2014 हा भारताच्या इतिहासातला किंबहुना जगाच्या इतिहासातला एक अनोखा दिवस होता. ज्या दिवशी याच वेळेस, आता साधारणतः 6:30-6:45चा सुमार झालेला आहे, दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनाच्या प्राचीर ज्याला आपण म्हणतो तिथनं एक आवाज, धीरगंभीर आवाज उमटला, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी. एक तप ह्या घटनेला पूर्ण झालेलं आहे. जगाच्याच नव्हे तर भारताच्याच नव्हे तर जगाच्या इतिहासामध्ये एक माइलस्टोन, एक मैलाचा दगड ठरेल असा हा दिवस. भारताचा इतिहास बदलला गेला. आणि कालच आपण कालच्या वक्त्यांच्या भाषणामधून ऐकलं की त्या ब्रिटनमधल्या वर्तमानपत्रांमध्ये सुद्धा याचा उल्लेख असा केला गेला की फायनली ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 2014. 2014 साली अखेरकार ब्रिटिशांनी भारताचा निरोप घेतला आणि खरी भारतीय सत्ता भारतामध्ये अस्तित्वात आली, निर्माण झाली. आज त्या घटनेला 12 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आजच्या ह्या दिवसाचं हे आणखी एक महत्त्व. बंधू भगिनींनो, आज तिसऱ्या दिवसाचं व्याख्यान किंवा मुलाखत आपण ऐकणार आहोत. अगदी थोड्या वेळामध्ये 2 दिवसामध्ये आपण काय ऐकलं याची थोडीशी उजळणी करूया. पहिल्या दिवशी एक अतिशय उद्बोधक असं व्याख्यान मान्य श्री अभिजितजी जोग यांनी केलं आणि त्यामध्ये आपल्याला जगाला पोखरणारी डावी वाळवी या विषयावर त्यांनी अतिशय झोप उडवणारं असं मार्गदर्शन आपल्याला केलं. खरं तर आपण ह्या सगळ्या गोष्टींशी इतके परिचित नसतो. आपण स्वतःला सुजाण समजतो. मला सगळं माहिती आहे, मी न्यूज वाचतो, बातम्या वाचतो, सगळं मी जाणतो असं आपल्याला वाटतं. पण समोर दिसणाऱ्या गोष्टींमागचं रहस्य काय आहे आणि कशा षडयंत्राने भारताला नेस्तनाबूत करण्याचे हे प्रयत्न चालू आहेत, याचं एक अतिशय भीषण आणि दाहक असं वास्तव त्यांनी आपल्यासमोर मांडलं. अभिजितजी हे पूर्ण वेळ, त्यानंतर त्यांच्याशी जो वार्तालाप झाला त्यामध्ये त्यांनी एक गोष्ट सांगितली आम्हाला की सध्या ते पूर्ण वेळ ह्या कामामध्ये आहेत. सकाळी 11 पासून लेखन सुरू करतात ते रात्री 7:30-8 वाजेपर्यंत लेखन आणि वाचन हे गेले कित्येक वर्षापासून त्यांचं चालू आहे. आणि अशा अनेक गोष्टींवर आधारित पुस्तकं, त्यांच्या जगभरातल्या अनुभवावर आधारित पुस्तकांची लवकरच त्यांची निर्मिती आणि त्यांचं प्रकाशन आता होणार आहे. अभिजितजींच्या भाषणाने आपल्या ह्या व्याख्यानमालेचा पहिला दिवस साजरा झाला. कालचं व्याख्यान हे अतिशय अनोखं होतं. खरं तर अभिजितजी, दीपकजी करंजीकर हे दोघेही एकमेकांच्या बरोबर एका अर्थाने काम करतात सामाजिक परिघामध्ये. त्यामुळे अभिजितजी काय बोलले याची जाणीवसुद्धा दीपकजींना होती. आणि दीपकजींनी आपल्यासमोर 2047 सालचं स्वप्न भारताचं जे आहे, जी सुरुवात 2014मध्ये झाली आणि विकसित भारत 2047 साली आपल्याला पाहायचं आहे, हे स्वप्न जे मोदीजींनी सांगितलं, त्या स्वप्नामागचं वास्तव काय आहे याचा त्यांनी आपल्याला परिचय करून दिला. आणि का आपण असं म्हणतो की 2047 साली भारत हा विकसित राष्ट्र होणार आहे, हा आत्मविश्वास कशावरून पंतप्रधानांना आला किंवा त्या नीती निर्धारकांना आला, याच्या मागची सगळी तत्त्वं त्यांनी आपल्याला उलगडून दाखवली. आणि त्याचबरोबर
सावध ऐका पुढच्या हाका म्हणून आपल्याला सजगही केलेलं आहे. आणि त्यांनी कुठल्या गोष्टी हे सगळं होऊ नये म्हणून टपून बसलेल्या आहेत. आपल्या भारताला पुन्हा नेस्तनाबूत करून शकलं करण्यासाठी ज्या टपून बसलेल्या शक्ती आहेत त्यांच्या षडयंत्राची माहितीसुद्धा काल दीपकजींनी आपल्या अतिशय प्रभावी अशा भाषणामधून आपल्याला करून दिली. बंधू भगिनींनो, आजचा 3रा दिवस आणि ही सगळी विचारांची लढाई आहे. त्या दिवशी पहिल्या भाषणामध्ये सुद्धा हा उल्लेख आला की बऱ्याच वेळेस युद्धभूमीवरची युद्ध ही सैन्य जिंकत असतं आणि आपलं सैन्य अत्यंत सक्षम आहे. ते आपल्या सीमांचं संरक्षण नक्की करील, पण आपल्या मनोराज्यावर, आपल्या मनांवर, आपल्या विचार प्रक्रियेवर जे कोलोनायझेशन, जे परिणाम झालेले आहेत ह्या सगळ्या परकीय सत्तांचे आणि परकीय विचारांचे आणि अगदी योजनाबद्ध पद्धतीने आपले मनोभूमिका बदलून टाकण्याचे जे प्रयत्न केले कित्येक वर्षापासून चालू आहेत. कारण भारताची शक्तिस्थान असलेलं कुटुंब व्यवस्था असो, समाज व्यवस्था असो, ही सगळी मोडून काढायची आणि मग भारताची शक्ल करायची, हे षडयंत्र कसं आहे हे त्यांनी सांगितलं. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी असं म्हटलं गेलं. त्याचं कारण आपली सशक्त कुटुंब व्यवस्था होती, ती तोडून टाकण्यासाठी काय चालू आहे हे विविध विमर्शांच्या द्वारे पसरवलं जात होतं आणि अजूनही अधिक प्रमाणात पसरवलं जात आहे. आणि हे विमर्श पसरवण्याचं सर्वात प्रभावी माध्यम असतं चित्रपट. चित्रपटाच्या माध्यमातून आपल्या मनावर अतिशय तरलपणे परिणाम केला जातो. अतिशय ज्याला आपण म्हणतो की शर्करा व गुंठित, शुगर कोटेड, मी मराठी शब्द वापरण्याचा प्रयत्न करतो आहे, शर्करा व गुंठित अशा पद्धतीने आपल्याला त्या गोष्टी सांगितल्या जातात आणि त्यामधून आपल्या मनोभूमिकेला बदलण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे बॉलिवूडच्या मार्फत, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीच्या मार्फत गेले कित्येक वर्षापासून होत आहे आणि आपल्या ह्या अस्तित्वाला, ह्या संस्कृतीला घातक ठरणाऱ्या गोष्टी अगदी हळुवारपणे आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये भिनवण्याचं काम बॉलिवूडनी गेले कित्येक वर्षापासून केलं. पण एक बदल झाला आणि अचानक आपल्याला दिसायला लागलं उरी, अचानक आपल्याला दिसायला लागलं द काश्मीर फाईल्स, अचानक आपल्यासमोर द केरला स्टोरी यायला लागली, अचानक आपल्यासमोर द बेंगाल फाईल्स यायला लागल्या, केरला स्टोरी 2 सुद्धा आली आणि ह्या सगळ्या संकटांना प्रत्यक्ष रीतीने आपल्यासमोर मांडणारी चित्रपटसुद्धा आपल्यासमोर यायला लागली. हा बदल सिनेसृष्टीमध्ये कसा होतो आहे हे प्रत्यक्ष ज्यांनी तो बदल अनुभवला आहे आणि जे ते बदल घडवून आणतायत अशा चित्रपट दिग्दर्शकांकडून आपल्याला ऐकायचं आहे. आत्ता नुकताच रिलीज झालेला आणि अत्यंत ज्याला आपण म्हणतो की खरोखर आपलं मनाची सगळी भूमिका बदलून टाकणारा असा द केरला स्टोरी 2 हा चित्रपट ज्यांनी दिग्दर्शित केलेला आहे ते मान्य कामाख्या नारायण सिंग हे आज आपल्या अहिल्यानगरमध्ये ह्या व्याख्यानमालेसाठी उपस्थित झालेले आहेत. आणि काल ज्यांचं अत्यंत प्रभावी भाषण आपण ऐकलं त्या मान्य श्री दीपकजी करंजीकर हे त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत. अतिशय आपल्याला उद्बोधक असा हा संवाद असणार आहे. तो हा आजचा कार्यक्रम, हा आजचं हे 3रं पुष्प आपल्यासमोर सादर होणार आहे. बंधू भगिनींनो, आणखी एक नवीन प्रथा आम्ही ह्या व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने सुरू करत आहोत. गेले 16 वर्षापासून हा प्रयत्न आहे आणि काही आमच्या चुका होत असतील तर आपण निश्चित आम्हाला सांगा. विचार भारतीच्या माध्यमातून आमचे सगळे स्वयंसेवक आपल्या सूचनांना, विधायक सूचनांना निश्चित आम्ही अंमलबजावणी त्याच्यासाठी करण्याचा प्रयत्न करूया. काही विधायक सूचना, काही विषय की ज्यावर आपल्याला व्याख्यानं ऐकायची आहेत, पॉडकास्ट ऐकायचे आहेत, याच्याही सूचना आपण आम्हाला निश्चित द्याव्यात. आपल्या सर्व सूचनांचं आम्ही स्वागत करतो. कालही मी सूचना दिली होती की आपण जेव्हा ह्या व्यासपीठामध्ये येत आहात तेव्हा बाहेर अहिल्यादेवींची प्रतिमा आहे, सुंदर एक रांगोळी काढलेली आहे आणि तिथेच एक फलक घेऊन आमचा स्वयंसेवक उभा आहे ज्याच्यावर एक QR कोड आहे. तो QR कोड आपण स्कॅन करावा, ज्याच्यामध्ये आपली उपस्थिती नोंदणीकृत होते, आपली माहिती आम्हाला मिळते, कोण आमच्या ह्या व्याख्यानमालेला येऊन गेलं याची माहिती आमच्या पोर्टलवर रजिस्टर होते आणि आपल्याला पुढच्या सर्व कार्यक्रमांची माहिती, त्याचे अपडेट्स आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था आम्हाला करता येते. कारण व्याख्यानमाला हा एक उपक्रम आहे, असे अनेकविध उपक्रम आमचे वर्षभर चालू असतात ज्याच्यामधून विविध प्रकारे ह्या देशाचं, ह्या जिल्ह्याचं चित्र आणि चरित्र बदलून टाकण्याचा प्रयत्न विचार भारती आपल्या परीने करत आहे.
तर ज्यांनी तो स्कॅन केलेला नसेल QR कोड त्यांनी अवश्य जाऊन तो स्कॅन करावा, जाताना करावा. जिथे पुस्तकांचं विक्री केंद्र आहे त्याच्या शेजारी तो QR कोड घेतलेली व्यक्ती इथं उपलब्ध होत असतील. काही अडचण असल्यास आपण आमच्या स्वयंसेवकांना विचारू शकता. दुसरी गोष्ट, काल मी सूचना आपल्याला दिली होती, आपण वेळेचं बंधन अतिशय काटेकोरपणे पाळण्याचा प्रयत्न करत आहोत. काल आपण 8:30 पावणे 9च्या सुमारास आपलं व्याख्यान संपलेलं होतं. वेळेच्या बंधनामध्ये आपण राहायचं आपलं प्रयोजन आहे, पण रंगात आलेल्या व्याख्यात्यांना मध्येच जर मोबाईलचा दूरध्वनीचा जर रिंगटोन ऐकू आला तर त्यांचाही एक प्रकारे लिंक तुटते, त्यांचं व्याख्यानामधलं ते जे सातत्य आहे ते कमी होऊ शकतं. आपण ही दक्षता घ्यावी. आपला जो परममित्र आहे त्याला कृपया शांत ठेवा, तो सायलेंट मोडवर न्या, त्याला बंद करा. काही जगाचं बदल होत नाही 2 तास जर आपण मोबाईलशी नाही जोडलं गेलो तर. हां, तुम्हाला फोटो काढायचे असतील तर अवश्य काढा, रेकॉर्डिंग घ्यायचं असेल तर घ्या, पण यूट्यूबवर ह्या सगळ्या व्याख्यानांचं आपल्याला रेकॉर्डिंग नंतर पाहायला मिळणार आहे. तिसरी महत्त्वाची सूचना की जसं QR कोडबद्दल मी सांगितलं तसंच विचार भारतीच्या ह्या सर्व उपक्रमांना डिजिटलाइज करण्यासाठी आम्ही यूट्यूबवर आमचं चॅनल सुरू केलेलं आहे. विचार भारती ह्याच नावानं ते चॅनल आहे. त्यामध्ये अनेक पॉडकास्ट म्हणजे संवाद आपल्यासमोर आलेले आहेत. त्याचबरोबर हे सर्व व्याख्यानमाला आपल्यासमोर त्याचं रेकॉर्डिंग, त्याचं सगळं डिटेल्स आपल्यासमोर येत असतात. मागच्या वर्षीची पूर्ण व्याख्यानमाला आपण प्रत्यक्ष केली होती, लाईव्ह केलेली होती, परंतु ह्या वर्षी मुद्दाम आपण एक निर्णय असा घेतला की व्याख्यानमाला झाल्याच्या नंतर 1 तारखेपासून आपण ती व्याख्यानं यूट्यूबवर पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देणार आहोत. तर आपण अवश्य जर त्या चॅनलला गेला नसाल तर त्या चॅनलपर्यंत जा, त्याच्यामध्ये सगळी व्याख्यानं पहा, त्याला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत हा विषय पोहोचवण्यासाठी मदत करा. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, जसं मी माझ्या आजीचं उदाहरण सांगितलं तसंच वारकरी संप्रदायामध्ये किंवा कुठल्याही धार्मिकतेमध्ये असं म्हटलं जातं, नित्यनेम नामिते प्राणी दुर्लभ. आपण सगळं करू शकतो, आपण आरंभशूर असतो, व्यायामाची सुरुवात करतो, चांगल्या उपक्रमांची सुरुवात करतो, पण ते सातत्यपूर्ण पद्धतीने टिकवून ठेवणं यामध्ये खरी कसोटी असते. आणि गेली 16 वर्ष या कसोटीला ही विचार भारतीची टीम उतरलेली आहे. त्यामुळंच ही व्याख्यानमाला आपल्यासमोर अविरत येत आहे आणि इथून पुढेही अशीच चालू राहावी असा आमचा मानस आहे. आपण सर्वांनी भरभरून प्रतिसाद आम्हाला दिलेला आहे. खरं तर कुठल्याही गाण्याच्या किंवा कुठल्याही एंटरटेनमेंट, ज्याला आपण मनोरंजनाचा कार्यक्रम म्हणतो, त्यासाठी लोकांना बोलवावं लागत नाही, स्वतःहून ते येत असतात. पण ह्या माहिती विस्फोटाच्या युगामध्ये सुद्धा आपण इतक्या मोठ्या संख्येने व्याख्यानासाठी येत आहात, ही अहिल्यानगरच्या बदलत्या अभिरुचीची दर्शक आहे आणि त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मनःपूर्वक मी अभिनंदन करतो. थोड्याच वेळात आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. सर्व अभ्यागतही आपल्या ह्या परिसरामध्ये आलेले आहेत. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. नमस्कार, सुस्वागतम. आपल्या सर्वांचं विचार भारती आयोजित ग.म. मुळे स्मृती व्याख्यानमालेमध्ये हार्दिक स्वागत. ग.म. मुळे स्मृती व्याख्यानमालेचं हे 16वं वर्ष आणि आज आहे अधिक ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी. अहोरात्र एकादशी आहे खरी, भागवत एकादशी उद्या आहे, पण ही अधिक महिन्यातली एकादशी. शके 1948 विक्रम आणि ह्या व्याख्यानमालेच्या 3ऱ्या पुष्पासाठी उपस्थित असलेले सर्व अभ्यागत ह्या सभागृहामध्ये त्यांचं आगमन झालेलं आहे. एकदा टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण सर्व अतिथींचं जोरदार स्वागत करूया. आजच्या ह्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आणि ज्यांचं मनोगत आपल्याला, ज्यांची मुलाखत आपल्याला ऐकायची आहे, असे ख्यातनाम दिग्दर्शक, द केरला स्टोरी 2चे दिग्दर्शन ज्यांनी केलेलं आहे, असे मान्य श्री कामाख्या नारायण सिंह यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. अतिशय सुंदर असं व्याख्यान काल आपण ऐकलं. ते आज वेगळ्या रोलमध्ये आहेत, वेगळ्या भूमिकेमध्ये आहेत. मान्य श्री दीपकजी करंजीकर. त्याचबरोबर ह्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले श्री गोपाल रामनाथ धूत फाउंडेशनचे मान्य श्री गोपालजी धूत हेही आज इथे आवर्जून उपस्थित आहेत. त्यांचंही आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया. ते आपले प्रायोजकसुद्धा आहेत.
पारस उद्योग समूहाचे मान्य श्री पेमराजजी बोथरा यांचंही विचार भारती परिवाराच्या वतीने हार्दिक स्वागत. टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांनाही आपण स्वागत करूया. त्याचबरोबर जनजाती कल्याण आश्रमाचं ज्यांनी मोठं काम केलेलं आहे, आमच्या सर्वांचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक असलेले मान्य श्री श्रीकांतजी आपटे हेही इथे उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर आपल्या विचार भारतीचे कार्यकर्ते असलेले आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे शहर जिल्हाध्यक्ष अहिल्यानगर जिल्ह्याचे मान्य श्री अनिलजी मोहिते हेही इथे उपस्थित आहेत. आणि विचार भारतीचे मान्य श्री राजेशजी झवर हे सर्व मान्यवर इथे उपस्थित आहेत. मी आदरणीय राजेशजी झवर आणि मान्य श्री अनिलजी मोहिते यांना विनंती करतो की आपल्या सर्व अभ्यागतांना, आपल्या सर्व अतिथींना व्यासपीठावर आपण घेऊन यायचं आहे. दीपप्रज्वलन आणि प्रतिमा पूजन यांनी ह्या कार्यक्रमाचा आपण शुभारंभ करूया. हरी टिपूकडे यांचंही आम्ही स्वागत करतो. त्यांनीही व्यासपीठावर यावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. दीपप्रज्वलन आणि प्रतिमा पूजन ही आपल्या भारतीय संस्कृतीची प्रथा आणि परंपरा. त्यानुसार दीपप्रज्वलनाने ह्या कार्यक्रमाचा आपण शुभारंभ करणार आहोत. व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. आजच्या ह्या कार्यक्रमासाठी दीपप्रज्वलन आपल्या प्रमुख अतिथींच्या हस्ते संपन्न होत आहे. एकदा टाळ्यांच्या गजरामध्ये सर्व अतिथींना आपण धन्यवाद देऊया. या कार्यक्रमासाठी विशेष उपस्थिती त्यांचा उल्लेख करणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो. अनेक मान्यवर इथे उपस्थित आहेत. खरं तर सर्वांचं नाव घेणं शक्य नाही, परंतु यामध्ये विशेष उल्लेख करावा असे मान्य श्री दिलीपजी भालसिंग, त्याचबरोबर सौ प्रतिमाताई धूत ह्याही इथे आवर्जून उपस्थित आहेत. विचार भारतीच्या वतीने शब्दसुमनांनी सर्व अभ्यागतांचं, सर्व अतिथींचं आणि सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत. सर्व मान्यवरांना मनपूर्वक धन्यवाद मी देतो. विचार भारती आयोजित ग.म. मुळे स्मृती व्याख्यानमालेचं 16व्या वर्षातलं हे तिसरं पुष्प आता आपल्यासमोर इथे सादर होत आहे. सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरील आसनांमध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे आजचा दिवस विशेष आहे, कारण आजच बरोबर एक तपापूर्वी नरेंद्र दामोदरदास मोदी ह्या व्यक्तीने भारताची धुरा आपल्या हाती घेतली
आणि बरोबर ह्याच वेळेस मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी हा आवाज पूर्ण भारतामध्ये गर्जना करत होता, त्यांचंही स्मरण आपण इथे करत आहोत. सर्व अतिथींचं, आजच्या वक्त्यांचं, आजच्या मुलाखतकारांचं मी विचार भारती परिवाराच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. आलेल्या अभ्यागतांचा, अतिथींचा परिचय आणि त्यांचा सत्कार सोहळा यासाठी विचार भारतीच्या वतीने माननीय श्री चंद्रकांतजी तागड यांना मी विनंती करतो की आपण पुढील सूत्रे आपल्या हाती घ्यावीत. आजच्या व्याख्यानमालेच्या या तिसऱ्या पुष्पासाठी आज जे विशेष उपस्थित आहे माननीय श्री कामाख्या नारायण सिंहजी आणि त्यांची जी मुलाखत घेणार आहेत त्याचबरोबर दीपकजी करंदीकरजी. तर दिग्दर्शक माननीय कामाख्या सिंह यांचा थोडक्यात परिचय असा आहे की कामाख्या नारायण सिंह हे हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम करणारे भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक आहेत. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात दूरदर्शनने केलेली आहे आणि नंतर चित्रपटांकडे ते वळालेत. ते भोर या चित्रपटासाठी विशेष ओळखले जातात, जो 28 आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये प्रदर्शित झाला आहे. त्यांच्या प्रशंसित माहितीपटामध्ये आर्टिकल 35A आणि 10 डेज साऊथ आफ्रिका यांचा समावेश आहे. जस्टिस डिलेड बट डिलिवर्ड या चित्रपटासाठी त्यांनी इतर सामाजिक विषयांवरील सर्वोत्तम चित्रपट हा पुरस्कार जिंकला आहे. तसेच त्यांनी क्वेस्ट आणि म्युझिक का तडका यांची निर्मिती केली आहे. विशेष म्हणजे केरळ स्टोरी 2 या चित्रपटाच्या माध्यमातून त्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीमध्ये एक महत्त्वाचा अध्याय लिहिला असून अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर चित्रपट दिग्दर्शित करून सिनेमा माध्यमांचे सामाजिक उत्तरदायित्व कसे असावे याचा धडाच लोकांच्या समोर ठेवलेला आहे. मी यांचं स्वागत करतो आणि विचार भारतीचे श्री अनिलजी मोहिते यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. आजच्या कार्यक्रमासाठी मुलाखतकार जे आहेत, ज्यांनी आपल्या कालच्या कार्यक्रमामध्ये खूप छान असं वैचारिक मंथन आपल्या या व्यासपीठावर केलं आहे, ते माननीय श्री दीपकजी करंजीकर हे एक अभिनेते आहेत आणि त्यांचं विविध क्षेत्रामध्ये स्वतः इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असलेले दीपकजी यांचा काल परिचय झालेलाच आहे. बरेचसे वक्ते यावेळेस उपस्थित होतेच सभागृहामध्ये. तर त्यांचा सत्कार माननीय श्री राहुलजी जामगावकर यांनी करावा असं मी विनंती करतो. येस सर, पुन्हा राहुलजी आज ते मुलाखतकार म्हणून आपल्यासमोर. आजच्या कार्यक्रमासाठी श्री गोपालजी धूत हे सुद्धा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहे. श्री गोपालजी धूत जे आहे श्री गोपाल रामनाथ धूत फाउंडेशनचे विश्वस्त आहेत, त्यांचंही खूप स्वागत आणि त्यांचा सत्कार श्री राजेशजी झवर करतील असे मी त्यांना विनंती करतो.
आजच्या कार्यक्रमासाठी माननीय श्री प्रेमराजजी बोथरा, जे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये त्यांचं नावलौकिक आहेत आणि खूप मोठं कार्य आहे, तेही आज उपस्थित आहेत. तर त्यांचा सत्कार माननीय श्री गोपालजी जाखोटिया यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले माननीय श्री श्रीकांतजी आपटे सर यांचंही आज इथे स्वागत आहे. त्यांचा सत्कार माननीय श्री पुष्करजी कुलकर्णी यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. या व्याख्यानमालेचे संस्थापक असलेले श्री श्रीकांतजी आपटे यांचं स्वागत आहे. त्याचबरोबर माननीय श्री श्रीहरी टिपूगडेजी, जे सिद्धी फोर्ज या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कंपनीचे डायरेक्टर आहेत, तेही आपल्या कार्यक्रमासाठी आज उपस्थित आहेत. तर त्यांचा सत्कार माननीय श्री महावीरजी गुगळे यांनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो. तसेच माननीय श्री अनिलजी मोहिते, जे भाजपचे ते आपलेच विचार भारतीचेच कार्यकर्ते आहेत, त्यांचंही स्वागत. धन्यवाद. चंद्रकांतजी, मनपूर्वक धन्यवाद. आपल्याला माहिती आहेच की ही व्याख्यानमाला ही ज्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ केली जाते ते श्री गणेश महादेव मुळे, की ज्यांनी विश्व हिंदू परिषदेची ह्या अहिल्यानगरमध्ये, म्हणजे तेव्हाचं नगर किंवा अहमदनगर याच्यामध्ये स्थापना ज्यांच्या प्रयत्नाने झाली आणि आयुष्यभर ज्यांनी आपलं पूर्ण आयुष्य ह्या कार्यासाठी व्यतीत केलं, त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आणि अशा असंख्य लोकांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ की ज्यांनी आपल्या आयुष्याचं ध्येय या पद्धतीने हे केलं होतं आणि त्यांची स्मृती म्हणून आपण ही व्याख्यानमाला करत आहोत. संकटों से पूर्ण पथपर पुण्यस्मृती तव मार्गदर्शक, पूर्ण होंगे शूल सारे मित्र होंगे सब विरोधक, दीजिए वर शक्ति ऋषिवर बढ़ सके पथ पर निरंतर, कर सके साकार गुरुवर आपकी संकल्पना. त्यांना त्यांच्या स्मृतीला वंदन आपण करूया आणि त्यांच्या प्रेरणेतलं कार्य आपण करत राहूया. पण हे कार्य उभे राहण्यामागे अनेक गोष्टींची मदत आपल्याला आवश्यक असते आणि ही व्याख्यानमालेच्या मागचे जे प्रायोजक आहेत त्यांचा मी उल्लेख इथे 2 मिनिटांमध्ये करतो. त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करणं हे आमचं कर्तव्य समजतो. मुख्य प्रायोजक आहेत शांतिकुमार फिरोदिया मेमोरियल फाउंडेशन, कोहिनूर, पंचगंगा शुगर अँड पॉवर, बंगडीवाला फाउंडेशन, कामत असोसिएट्स, श्री गोपाल रामनाथ धूत फाउंडेशन. त्याचबरोबर सहप्रायोजक आहेत रमेश फिरोदिया कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, TJSB सहकारी बँक लिमिटेड, जनता सहकारी बँक लिमिटेड, मार्क कन्स्ट्रक्शन, डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, देवगिरी बँक, श्री आनंद ट्रेडिंग कंपनी. डिजिटल पार्टनर आहेत आय लव्ह नगर आणि रेडिओ पार्टनर आहेत रेडिओ सिटी. या सर्व प्रायोजकांना आणि सहप्रायोजकांना आमचे मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम, त्यासाठी मी आमचे उपाध्यक्ष विचार भारतीचे मान्य श्री अशोकराव गायकवाड यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. नमस्कार. विचार भारती आयोजित कैलाशवासी गममुळे व्याख्यान श्रृंखला का आज यह तीसरा पुष्प बुनने जा रहा है. ज्ञान गंगा का यह पावन प्रवाह आज सभी के सानिध्य से और भी अधिक समृद्ध एवं सार्थक बन रहा है. इस व्याख्यानमाला की सफलता के पीछे प्राप्त अमूल्य मार्गदर्शन, उत्स्फूर्त सहभाग और सहयोग तथा आप सभी की बहुमूल्य उपस्थिति को हम कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हैं.
सभी माननीय अतिथियों, आदरणीय वक्ताओं एवं उपस्थित सभी रसिक श्रोताओं का हृदय से हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर. आपल्याला आता मुख्य कार्यक्रमाकडे जायचं आहे. त्यापूर्वी उद्याची फक्त सूचना देतो. त्यानंतर एक गीत होईल आणि त्यानंतर लगेचच आपण मुलाखतीकडे जाणार आहोत. उद्या खरोखर आज इतक्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित आहात, पण उद्या आपण याहीपेक्षा मोठ्या संख्येने यायचं आहे. कारण उद्या अत्यंत एक मोठा दिवस आहे, ज्या दिवशी ज्यांचं मार्गदर्शन ऐकत आणि ज्यांचं वक्तव्य, ज्यांचं सगळे विचार ऐकत संघाची वाटचाल गेले कित्येक वर्ष चालू आहे, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्व सरकार्यवाह आणि अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य मान्य श्री सुरेश राव तथा भैयाजी जोशी हे आपल्या अहिल्यानगरमध्ये आपल्या सर्वांशी संवाद साधण्यासाठी येणार आहेत. आपल्या सर्वांना विनंती आहे की उद्या संघाची शताब्दी आणि पंचपरिवर्तन या विषयावर त्यांचं मनोगत ऐकण्यासाठी आपण नक्की यायचं आहे. यानंतर मी सौ राजश्री गंधे मॅडम यांना विनंती करतो की संकटों पर मात कर यह हे गीत आपल्यासमोर त्यांनी इथे सादर करावं. राष्ट्रभक्ति ले हृदय में है खड़ा अब देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वरण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम न रुकने को चले हैं सूर्य के यदि पुत्र है तो, हम न हटने को चले हैं सरित की यदि प्रेरणा तो, चरण अंगद ने रखा है आ उसे कोई हटाए, दहकता ज्वालामुखी यह आ उसे कोई बुझाए, मृत्यु की पी कर सुधा हम चल पड़ेंगे ले दुधारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ पड़ेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, त्रास के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे, स्वप्न यह साकार करने संगठित हो हिंदू सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में है खड़ा अब देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो
राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। धन्यवाद मैडम। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। एकदा 3 वेळा आपण भारत मातेची घोषणा देऊया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यानंतर लगेचच आपण पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत, पण आजचा कार्यक्रम हा मुलाखतीचा आहे, त्यामुळे थोडंसं नेपथ्य आम्हाला इथे त्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे। काही क्षण पडदा पडेल। मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण ह्या कार्यक्रमाचा आनंद पुढच्या निमंत्रितांच्या राखीव जागांमधून बसून घ्यावा। काही क्षण पडदा आणि त्यानंतर लगेचच कार्यक्रम सुरू होईल। बदलती हिंदी सिनेसृष्टी या विषयावर त्यांची मुलाखत घेत आहेत प्रसिद्ध नाट्यकर्मी मान्य श्री दीपकजी करंजीकर। दीपकजी, आपल्याकडे सूत्र आहे आता। नमस्कार। काल आपण विकसित भारत बघितला किंवा ऐकला। आज आजचा भारत काय करतोय ते ऐकूया। माझ्याबरोबर आत्ता जो माणूस बसलाय, आय विल स्पीक इन हिंदी अँड मराठी बोथ। मायावी दुनिया का एक सच्चा आदमी यहाँ बैठा है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत कम लोग हैं ऐसे उस दुनिया में। मैं वहाँ रहता हूँ तो मैं जानता भी हूँ और परखता भी हूँ। जिस दुनिया में सपने बेचे जाते हैं उस पे ये वास्तव लेके आने वाला आदमी है। सपनों की दुनिया हमें कई चीज़ों के भ्रास भ्रम पैदा करती है, लेकिन इनकी नींव पहले से जो बनी है वो वास्तव दर्शाने में है। वो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, चुभे, आनंद हो, लेकिन वास्तव बताते रहेंगे। इस कमिटमेंट के साथ काम करने वाले हैं कामाख्या जी। कमिटमेंट होती है ना तो एक कन्विक्शन तैयार होता है, और कन्विक्शन तैयार होता है तो फिर करेज भी आती है, और ये कमिटमेंट, कन्विक्शन और करेज से बनता है वो कैरेक्टर। कामाख्या नारायण सिंह जी का कैरेक्टर देश का है, सर्वराष्ट्र हित पर सर्वोपरि। इनसे बात करेंगे, बात वो ज़्यादा करेंगे, मैंने मेरी बात कल रख दी है, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा कुछ और जवाब देंगे। इतना औपचारिक नहीं रखेंगे, बात खुली करेंगे। केरला स्टोरी 2, इसकी वजह से हम इनको जानते हैं, लेकिन इनकी पहचान बहुत पुरानी है। मैंने कई दिग्गज डायरेक्टर देखे हैं इस चित्रपट सृष्टि के। सपने बेचने वाले तो कई है, हम तो रोज देखते ही हैं, लेकिन ये ऐसा एक डायरेक्टर है, निर्देशक है, जो एक ही बार आज का समाज का वास्तव, कल आने वाले कल की भयप्रद ऐसी छाया, और जो हमने किया अच्छा उसकी नोट, ऐसे 3 नींवें रखता है। भोर में जो रखा है वो आज का वास्तव है, एजुकेशन और क्लीनलीनेस का। केरला 2 स्टोरी में कल कहाँ जाने वाले हैं उसकी एक भयप्रद छाया है, जिस छाया में हम जो अगर अवेयर नहीं होंगे तो एक्शन नहीं ले सकते। ऐसी जिसको कहते हैं ना कि रियलाइजेशन देने वाली फिल्म। और जो वास्तव है, जिसमें आज हम एक चीज़ को, हम अगर कश्मीर स्टोरी 2 को नहीं समझेंगे तो फिर वही गलती कर बैठेंगे जिसके ऊपर बनी है जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। 70 साल हमने उसको नकारा और फिर ये भुगतना पड़ा उसकी वो फिल्म है। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कामाख्या जी को आपका स्वागत करूंगा। थैंक यू। आपका बड़ा ऋण है इस समाज पे, क्योंकि आप ऐसी फिल्मों को हाथ डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये आभारी हूँ अपने समाज का, जो मुझे ऐसी संस्कृति से अवगत कराया और ऐसे फैक्ट्स दिए जिससे मैं फिल्मकार बन सकूं। और मैं आभारी हूं आप सबका कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया इस पावन धरती पे, माँ देवी अहिल्याबाई की इस धरती पे। मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज करता था और मैंने आपको बीच में रोक दिया, पर मैं भावुक हूँ यहाँ। यही फ्लो चाहिए, आप शुरू करें। मैं भावुक हूँ यहाँ आके। रीज़न ये है कि जब मैं काशी जाता हूँ तो माँ देवी अहिल्याबाई के बारे में समझता हूँ। जब मैं नासिक जाता हूँ तो माँ देवी अहिल्याबाई के बारे में जानता हूँ। मैं
जब महेश्वर जाता हूँ तो माँ देवी अहिल्याबाई के बारे में जानता हूँ, मैं रामेश्वरम जाता हूँ तो माँ देवी अहिल्याबाई के बारे में जानता हूँ। माँ भारती की वो संतान थी माँ देवी अहिल्याबाई जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ा। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश को बनाया, तो माँ देवी अहिल्याबाई को पढ़ें। ये देश एक सदियों से था और माँ देवी अहिल्याबाई उसकी उदाहरण है एक। और मैं धन्य हूँ आज यहाँ आके। बहुत अच्छी बात है। जिस अहिल्या देवी की आप बात कर रहे थे, तो उसका एक मैं, जो सोरठी सोमनाथ जो है अपना, जो लूट कर चला गया उसको लेके गोरी, तो वहाँ एक 32 मण, मतलब 32 इंटू 40, 1400 किलो का उसके चांदी के दरवाजे थे। वो ले नहीं पाया, ले जा नहीं पाया अफगान तक गोरी, तो वो लाहौर में एक मस्जिद को लगा दिए। महादाजी शिंदे जब पानीपत का बदला लेने गए तो वो उखाड़ के ले आए और वो सोरठी सोमनाथ के पास लाके रख दिए। और फिर वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने कहा ये तो अभी तो, ये तो इसको उनका हाथ लग गया, ये तो अभी अछूत हो गए, ये हम नहीं लगा सकते। तो महादाजी शिंदे जी ने, शिंदे होलकर का बैर था आपको मालूम होगा, एक चिट्ठी लिखी अहिल्या जी को कि आप इसका जीर्णोद्धार कर रही है और ये दरवाजे लगाने को नहीं बोल रहे। वहाँ से आदमी आया घोड़े पे संदेश लेके अहिल्या जी का कि ये लगाने पड़ेंगे, अगर लगाने नहीं है तो आप कोई और पुजारी हम ढूंढ लेंगे, आप निकल सकते हो। ये अहिल्या देवी है। तो ये जो इन्होंने आपने कहा बिल्कुल सच बात है। सर, पिक्चर के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपकी सोच के बारे में जानना चाहूँगा। ज़िंदगी में आपका थोड़ा, आप गुवाहाटी से है और बिहार में आपके माता पिता थे आप, लेकिन गुवाहाटी में बचपना गया आपका। तो इस देश के एक पूरे एक कोने से बम्बई में अभी आए हो, आसाम से बम्बई, ये बहुत बड़ा सफ़र है। आपकी सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा, उस पर आपकी सोच हमें समझेंगे। मेरा जन्म आसाम में हुआ और मेरे माता पिता मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। उनके माता पिता वहाँ जन्मे थे और मेरे माता पिता भी वहाँ जन्मे थे और वो माइग्रेट करके आसाम गए। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आसाम बड़ा कल्चरल सोसाइटी है और वहाँ हर नुक्कड़, हर नगर के हर चौराहे पे कल्चरल फंक्शंस होते हैं। तो आपको इंस्पिरेशंस बहुत जल्दी मिलती हैं। फिल्म 1936 के आसपास असम में भी पहली सिनेमा असमिया भाषा में बन गई थी और हम जब बड़े हो रहे थे तो भूपेन हजारिका थे, अभी जुबिन गार्ग का निधन हुआ, जुबिन गार्ग थे। तो इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत लोग थे। जो पहली फिल्म जिन्होंने बनाई ज्योति प्रसाद अग्रवाला, उसे लेके भूपेन हजारिका तक आपके पास बहुत सारे इंस्पिरेशन थे। तो मैं सौभाग्यशाली था कि बहुत बचपन में ही भूपेन दा से भेंट हो गया और जब भूपेन दा से भेंट हुई तो मैं चाहता था कि मैं 15 साल की उम्र में ये डिसीजन क्लियर था कि फिल्म मेकर बनना है। तो मैं भूपेन दा को बोला कि मुझे फिल्म मेकर बनना है। तो भूपेन दा बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, भारत रत्न है वो भूपेन दा। तो भूपेन दा ने मुझे कहा कि फिल्म मेकर बनना है तो समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बम्बई आना चाहता था कि मैं बम्बई अपना हायर एजुकेशन 19 साल, जब 12th के बाद हायर एजुकेशन मुंबई पर करूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम मुंबई मत जाओ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ो। तो इंटरनेट का नया नया युग था, तो इंटरनेट में खोजते खोजते मुझे सोशल वर्क की पढ़ाई मिली। तो मैं सोशल वर्क करने चला गया, सोशल वर्क की पढ़ाई करने दिल्ली विश्वविद्यालय गया और वहाँ अलग अलग डायरेक्टर्स को असिस्ट किया, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। और देखिए, जिस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ विश्वविद्यालयों में अगर आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना चाहें तो पहली फिल्म जो आपको दिखाई जाती थी वो राम के नाम दिखाई जाती थी। आप मिथकों से आप अपने पहले दिन ही रूबरू हो जाते थे कि कितना, उस समय तो आपको पता नहीं होता था, तो आपको लगता था राम के नाम 2002 में जो गुजरात में हुआ उस पे एक फिल्म बनाई फाइनल सोल्यूशन, मुझे वो दिखाया गया था। तो मुझे लगा यार दुनिया तो एकदम अलग है। मेरा एक मित्र हुआ करता, वो बड़ा रिसर्च में रुचि रखता था, तो वो अलग अलग चीज़ों पे मुझे बताया करता था। मेरा टेक दुनिया पे मेरे मित्र की वजह से बदल गया। क्योंकि वो जब जम्मू कश्मीर, तो जब हम सब निकले तो मैं मीडिया में गया, वो जम्मू कश्मीर पे काम करने लगा रिसर्च,
और जब वो मुझे जम्मू कश्मीर के बारे में बताना शुरू किया तो मैं पूरी दुनिया को उस तरीके से देखना शुरू किया। जम्मू कश्मीर में आपको कहा गया, पहला चीज़ कहा गया कि जो विलय था वो स्पेशल था, जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल दर्जा मिला है। वो जब डॉक्यूमेंट्स लेके आया तो मुझे बताया कि नहीं, ये स्पेशल दर्जा तो है ही नहीं। तो वो बड़ा सरप्राइजिंग था। तो उन विषयों पे काम करना शुरू किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, साथ साथ में लाइफस्टाइल डॉक्यूमेंट्रीज बनाया। तो पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला। मैं करीबन 50 देश घूम चुका हूँ और किस प्रकार से पूरे दुनिया में मिस्र से लेके ईरान तक कैसे बदल गया, इराक कैसे बदल गया, वहाँ की डेमोग्राफी कैसे बदली, वहाँ की संस्कृति कैसे बदली, उन चीज़ों को देखा। और जब भारत में देखा तो मुझे लगा हम 1000 साल अपने जो लोग हमें आक्रांता थे हम उनसे लड़ने में गुजार दिए, और वहीं थोड़ी हमारी संस्कृति में कुछ कमियां आ गई। संस्कृति में नहीं, कुछ इविल्स आ गए, पर उन इविल्स को इतना बड़ा क्रिएट कर दिया गया कि हमें सोसाइटी ऑफ इविल्स बना दिया गया, हमें सोसाइटी ऑफ नॉन सेलिब्रेटिंग पीपल बना दिया गया। हम सब चीज़ जो कर रहे थे, अपने जो समाज में जो कर रहे थे, जो अपने संस्कृति में कर रहे थे, अपने धर्म के लिए कर रहे थे, उन सबको गलत ठहराना शुरू कर दिया गया था। मुझे ये लगा कि रोमन लोगों को ख़त्म करने में उनको 200 साल लगा, हम थोड़े ज़्यादा लड़ाके थे, हमें 1,500 साल में भी नहीं वो बदल पाए, अभी भी नहीं। और मुझे लगता है कभी नहीं बदल पाएंगे। पर हमें थोड़ा सजग होना पड़ेगा कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो घट रही हैं, उनमें हमें अपनी नैरेटिव्स को खोजनी पड़ेंगी। अब वो लोग जिस तरीके से नैरेटिव्स बनाते हैं, अभी मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है कि जब मैं राम के नाम पे देखा था और तब मुझे पता था कि ये सब गलत दिखा रहा है, वो अपना नैरेटिव, उसने अपना झूठ बना लिया और उस हिसाब से उसने डॉक्यूमेंट्री बना दी। पर वैसे ही एक डॉक्यूमेंट्री 1990 के इंसिडेंट में बना। 1990 में राम मंदिर आंदोलन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था जब कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी और असंख्य कार सेवक मारे गए थे राम मंदिर बनाने के लिए। सरयू में उनके सरयू में खून बहा। मैं कहता हूँ वो जब डॉक्यूमेंट्री देखी, VHP ने उस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था, जैन टीवी ने बनाया था, और वो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब अपलोड नहीं करता है। क्या एज अ समाज हम उस डॉक्यूमेंट्री को हर जगह दिखा सकते हैं क्या? कि 450 साल 500 साल तो हम लड़े हैं, हमने 77 लड़ाइयाँ तो लड़ी हैं, पर क्या वो जो अंतिम लड़ाई थी उसमें भी इतने मतवाले थे कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का हर युवा, हर बूढ़ा राम मंदिर के लिए जाके जान देता है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ भारत नहीं है, ये राम का बनाया हुआ भारत है। ये मैं जो बात पढ़ता हूं मुझे लगता है ये अंग्रेजों का बनाया हुआ भारत नहीं है, राम का बनाया भारत है, अहिल्याबाई का बनाया हुआ भारत है, शिवाजी का बनाया हुआ भारत है। तो ये सारी चीजों को अगर हम एज अ फिल्म मेकर दिखाएं, ये मेरा दायित्व है। बहुत बहुत बढ़िया। राम कहते हैं कामाख्या जी उत्तर से दक्षिण गए राम जी, और कृष्ण जी पूरब से पश्चिम आए। तो ये जो धागे है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसमें पूरा देश बना हुआ है। इसलिए इंडोनेशिया तक उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ा एयरवेज है। मतलब जो लोग यहाँ नहीं हैं फिजिकली, जिनका भौगोलिक सीमाएं अलग है, वो हमारी संस्कृति को जानते हैं, याद रखते हैं, और हम भूलने चले तो आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो फिर याद दिला रहे हैं। क्योंकि जरूरी है कि एक हमारा प्रांत, कश्मीर की बात कर रहे थे, उससे ही शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्री से। हमारा एक राज्य जो हमारे पास है लेकिन नहीं है, ऐसी हालत में 7 दशक रहे हम, 7.5 दशक। तो इनका जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि 1957 में इनकी जो मैंने डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक समाज पंजाब से लाया जाता है क्योंकि वहाँ जो सफाई करने वाला समाज है वो स्ट्राइक कर देता है। तो वहाँ के जो, अच्छा वहाँ जब कश्मीर में जो, तो उनको तो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा था, गुलाम जो न गुलाम थे वो, उनको तो प्राइम मिनिस्टर कहते थे कश्मीर का। वो उनको लेके आए पंजाब से वाल्मीकि समाज को साफ सफाई करने, और फिर आगे हम सर से ही सुनेंगे उसके ऊपर ऐसी स्टोरी लेके जो इतने, और उनको कुछ हक नहीं है, क्या हक नहीं वो भी आप सुनेंगे कामाख्या जी से। जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड, ये डॉक्यूमेंट्री, ये फिल्म आप जरूर देखिएगा। ये फिल्म में जो कहानी है उस बच्ची की,
उस समाज की, वो आपको हिला देगी। ये हमारे देश की कहानी, ऐसी कहानी हम साउथ अफ्रीका की सुना करते थे, लेकिन हमको पता ही नहीं, आपने दिखाया हमको। उसके बारे में बात करेंगे, उसकी प्रेरणा कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या था और क्या क्या सब दिखा पाया जो दिल में था कि कुछ छोड़ना पड़ा, उसके बहुत बारे कुछ छूटा है, कभी और दिखाएंगे ज़रूर। तो सबसे इंटरेस्टिंग, जम्मू कश्मीर मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम युवा काल में वहाँ हुआ है। मैं फिल्म बनाना चाहता, वो फिल्म बन नहीं पाई, क्योंकि जिस विषय से आपको सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, कभी कभी आप उस पर इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि वो फिल्म बनते बनते बहुत लंबा समय चला जाता है। तो 2010 के आसपास जो मेरे मित्र थे, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में थे, हम 2007 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो 3 साल तो आपको अपने आप को किसी जगह पे ले जाने में समय लगता है। तब तक वो वहाँ जाके पूर्णकालिक के रूप में अध्ययन कर रहे थे। अब जब वो अध्ययन कर रहे थे और तब तक हम दोनों में वाद विवाद चलता था। आई वॉज अ न्यूट्रल गाई, देर इज नो वन न्यूट्रल। या तो आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, या तो आप देश के साथ हैं या देश के साथ नहीं है। ये बहुत सिंपल है। इतने दिनों में वो धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा आपको। अब कश्मीर जाता है तो वो पहला कहता है कि यार, अब मैं पढ़ा लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा छात्र, तो कहता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो सब महाराजाओं के साथ एक हुआ है। कोई सारी किताबों में लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर के साथ अलग था, पर जहाँ की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सारे जितने रजवाड़े थे सबके साथ एक हुआ। उसके बावजूद भी 370 साजिशन, एक नया धारा जम्मू कश्मीर को दे दिया गया। अब ये धारा, ये जो आर्टिकल है वो 35A भी बनवाता है, वहाँ पे एक और नई आर्टिकल बनती है वहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। कोई भी प्रिंटेड किताब में अपार्ट फ्रॉम जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ वो था ही नहीं, क्योंकि वो किसी पीछे जाके अपेंडिक्स में था, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से था। ये बड़ा मेरे लिए आश्चर्यजनक था। फिर इससे होता क्या है, सब हमारे समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमको हमारी समस्याओं का रीजन पता नहीं होता है। अब मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अब जब मैं डॉक्यूमेंट्री, जो वहां पे जो टेररिस्ट है, अब जो आप देश के खिलाफ हथियार उठाएंगे तो आप मारे जाओगे, और जब आप उस तरफ की डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो छाती पिटती हुई महिला बोलेगी, ओ माय गॉड, मेरा बच्चा मारा गया, ये कर गया, और पूरे देश में ये नैरेटिव चलाया गया कि देखो निहत्थे को मार दिया। जहां की वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या थी जो किसी को बताया ही नहीं गया, कि पहला जो चीज था कि आपको डेमोग्राफी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में आधी जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है। उन महिलाओं के साथ इस मॉडर्न युग में यह किया गया कि वो महिला भारत के किसी और कोने में, मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं भी और विवाह करती है। और सोचिए 75 साल चला है, ये कितना हास्यास्पद है कि 75 साल तक ये चलता रहा कि कोई भी महिला अगर किसी भी व्यक्ति से बाहर विवाह करती है जम्मू कश्मीर की, मतलब वो अगर हिमाचल के किसी व्यक्ति से शादी करती है, आसाम के किसी व्यक्ति से शादी करती है, तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। यानी कि प्रॉपर्टी, अपने पिता के प्रॉपर्टी में उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, और वो अपना जमीन भी नहीं खरीद सकती है। पर धीरे क्या हुआ, 90s के आसपास, ये 90s तक चला, 90s में जब लोगों ने विरोध किया तो महिलाओं को तो उसका अधिकार मिल गया, पर महिलाओं के बच्चों को उसका प्रॉपर्टी का अधिकार। जब पूरा देश महिलाओं के समानता का अधिकार की बातें कर रहा था, उस समय जम्मू कश्मीर में महिलाओं के पास यह अधिकार ही नहीं थी। यह बड़ा एस्टोनिशिंग था। जबकि महिला प्राइम मिनिस्टर हो चुकी थी इस देश में, महिला प्राइम मिनिस्टर हो चुकी थी। बोला यार, ये तो डॉक्यूमेंट्री का विषय है कि हम इतना बड़ा, मतलब आप जब महिलाओं के अधिकार की बात पूरे मॉडर्न युग में कर रहे हैं और वहां और कोई बात भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनको सिलेक्टिव नैरेटिव चलाना होता है, उनको वो हर चीज करना है जिससे भारत के मूल ढांचे को क्षति पहुंचे। यार, तब तक मुझे ये नहीं लगा था, मुझे ये लगा था यार ये तो गलत हो रहा है। फिर जो आपने कहा कि 1957 में वहां कुछ दलितों को पंजाब से ले जाया गया। अब जब आप लेके गए हैं, एक ही देश है, उनको आप कैसे अधिकार नहीं दे सकते हैं? उनको सिर्फ एक अधिकार था कि एक छोटा सा प्लॉट मिला था जिसपे वो जमीन पे घर बना सकते हैं। तो अब 4 जनरेशन हो गई, तो वो सोचिए 25 गज के जमीन में 4-5 फ्लोर बना चुके हैं, और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो सफाई कर्मचारी का।
भारतवर्ष में बाबा साहेब अंबेडकर के कानून के ऊपर कोई कानून बना के इस देश में कोई कानून चला सकता है? और वही संविधान के नाम पे आप वायलिन बजाते घूम रहे हैं। फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने कभी डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखाई, मुझे एक्टिविस्टों पे विश्वास खत्म हो गया। एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं आजकल भी भारत के मतलब हमारे खिलाफ बहुत बातें करने और भारत के खिलाफ हमारे खिलाफ बहुत बातें करते रहते हैं, योगेंद्र यादव जी, आज नाम ले ही लेता हूँ। योगेंद्र यादव जी किसी से मिलने गए वहाँ, और उस बच्ची ने, वो बच्ची मिलेगी नहीं मिलेगी इसलिए इसको कोट करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, बट ऐसा हुआ कि वो बच्ची से मिलने गए कि तुम्हारा समस्या क्या है, उसने मेडिकल का एग्ज़ाम पास किया था, पर उसको इसलिए वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकती थी क्योंकि उसके पास पीआरसी नहीं था, क्योंकि वो दलित थी। वो यही पंजाब का समाज था जो 1957 में गया। आप अमेरिका भी जाते हैं ना तो 20 साल में आपको मिल जाता है। तो भारत देश था, ठीक है, वो इसी देश का दलित, इसी देश का वंचित था, उसको भी नहीं दिया आपने, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को अपने मन मुताबिक, विकलांगों को उनका अधिकार नहीं था बहुत सारे। अब इन चीज़ों को जब समझ रहा था मैं, मुझे लगा यार ये तो अनिष्ट है और लोग इसके बारे में बात नहीं, क्योंकि लोग इस देश के एक्टिविस्ट चेरी पिकिंग करते थे कि जिस समस्या के बारे में मुझे बताना है ताकि समाज वीक हो, उन समस्याओं के। मैंने उस दिन डिसाइड किया 2011 में अपने विचारों के डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा और अपने विचारों के फिल्म बनाऊंगा। वाह वाह, मैं भोर बनाता हूं, भोर की बात करता हूं, बिल्कुल बात करो। अब ये 35 सेम, और प्रॉब्लम ये था जब मैं पहली बार 2013-14 में गया तो वहां कोई बोलने को तैयार नहीं था। जो लोग कहते सरकार जरूरी है या सरकार जरूरी नहीं है, मुझे 2020 में जाके मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसके बीच मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर सरकार नहीं होती, क्योंकि सरकार है तो एक माहौल है और जिसमें हमें थोड़ा सेफ्टी भी मिलता है, मुझे उसमें कोई डिसऑनेस्टी नहीं है, मुझे डर नहीं है इस बात को बोलने में कि एक कम से कम सेफ महसूस करते कि कोई आके मुझे गोली नहीं मार देगा, मार भी दिया तो ठीक है। बट अगर नहीं होता तो ये सी फिल्में नहीं बन सकती, समाज तक ये सच्चाइयाँ नहीं आती। मैं बीजेपी का माउथपीस नहीं हूँ, मुझे जो बोलना है समाज में वही बोलना है, पर ऐसी सरकारें चाहिए ताकि समाज की सत्यता को कम से कम आप बोल सके मंच पे। नहीं बिल्कुल, और आपका एक, मैं भी इंटरप्ट करके बोलता हूँ, बहुत बड़े दिग्दर्शक है अनुराग कश्यप, वो फिल्म पे आएंगे तब और बात होगी। इनका उनको जो जवाब है ना, वो बहुत ज़रूरी है, आप सबने सुनना। यूट्यूब पे है लेकिन मैं एक बार दोहरा देता हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा ये सुनने का। इन्होंने कहा है कि ये मानसिक बीमार है, जो देश के बारे में नहीं सोचते वो मानसिक बीमार है, इतना समझ लो। जो आदमी 50 इलेक्शन हारता है वो इनको सिखाएगा फिल्म कैसे बनाएंगे। इन्होंने कहा है, बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारी राजनीति करो, हम फिल्में बनाएंगे, एक दूसरे को सिखाने की, अक्ल सिखाने की जरूरत क्या है। तो ये हर एक को अपने औकात पे लाना बहुत जरूरी होता है सर, और इसमें अपनी देश की बुनियाद है। हम किसका इंसल्ट नहीं करेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, बहुत हो गया, 7 दशक सुन लिए हमने। भोर की बात करते, भोर के बारे में आप इनसे सुनेंगे, लेकिन देखो एक ऐसा विषय है सैनिटेशन, एजुकेशन। कितनी स्कीम बनी है 1947 से, सैनिटेशन और एजुकेशन पे कितनी स्कीम में कितने पैसे बर्बाद हुए। और ये अभी की फिल्म है, ऐसे नहीं कि कोई 50 साल पुरानी फिल्म है। और बिहार के वो फिल्म का तो एक बार उसकी स्टोरी आप इनसे सुनिए। ऐसे विषय लेना बॉलीवुड में रह के, मैंने कहा ना कि मायावी दुनिया में बैठ के वास्तव का किनारा नहीं छोड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, उसके लिए आपको सैल्यूट। आप भोर की बात बताइए, भोर की स्टोरी सुनिए, फिर आएंगे कश्मीर पे। तो आर्ट सिनेमा तो मैंने भी रे को देखा है, मैंने भी घटक को देखा है। तो सिनेमा मेरे लिए पहले आर्ट था और अभी भी आर्ट ही है, आर्ट हमेशा था। बट मुझे अपनी पहली फिल्म थोड़ी आर्टिस्टिक बनानी थी, इसलिए भोर चूज़ किया। पर मैं पूरा देश घूम रहा था, और जब देश घूम रहा था तो मुझे एक बात समझ में आया कि कहानी वो कहनी है जो अभी तक कही नहीं गई हो। तो मैंने कहा ओके। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमेशा हम शहरों की शादियों को दिखाते हैं, अगर कोई विकास आया है तो शहर में कैसे आया है उसकी बात करते हैं।
तो मैंने चूज़ किया कि नहीं, मैं पहली कहानी तो गांव की कहानी बोलूँगा। और बचपन में मेरे जो समर वेकेशन थे, गर्मी की छुट्टियां थी, वो अपने गांव जाके बिहार में जाता था मैं, तो वहाँ एक मुसहर समाज था। और उस मुसहर समाज में एक जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि उनको जितना पैसा मिलता था उसमें ही खुश रहते थे। हम जितना विकसित हुए, जितने पैसे हमको मिले हैं, उतना ही हम दुखी होना शुरू कर दिए। हमारे पास जितने मोबाइल फ़ोन आए हैं, जितने लैपटॉप्स आए हैं, जितने इंटरनेट आई हैं, उससे समाज में जटिलता बढ़ी है। तो मुझे लगा यार, वो मुसहर व्यक्ति जिसके पास सिर्फ दिन का खाने का आता है, शाम को वो जाके ताड़ी होता है, ताड़ी मतलब तार के पेड़ से निकला हुआ एक ड्रिंक होता है, थोड़ा मादक होता है, वो पी के खुश हो जाता है। आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म कि मोदी जी दिल्ली में कह रहे हैं कि सैनिटेशन लेके आना है, ये व्यक्ति को कैसा फील होता है। देयर हैज़ टू बी सटायर ऑल्सो। तो उसकी बेटी जब बड़ी हो रही है तो वो शादी करके आती है, वहाँ पे बहू आती है, बहू 10th पास करती है, उसको पैसे मिलता है टॉयलेट बनाने के लिए। वो करता है कि नहीं, मुझे एज अ समाज बताना है पूरे देश को कि मेरी बेटी भी टॉप कर सकती, मेरी बहू भी टॉप कर सकती है। फिर वो जिसके घर में काम करता है वो ठाकुर होता है। मैं इजिप्ट फिल्म फेस्टिवल में गया था, कायरो फिल्म फेस्टिवल। कायरो में एक पत्रकार ने पूछा कि यू हैव शोन अ वेरी गुड कोर्डियल रिलेशन बिटवीन अ ठाकुर एंड हिज एम्प्लॉय, हाउ कैन दैट बी इन इंडिया? वी हैव ऑलवेज सीन देयर हैज बीन अ फाइट, स्ट्रगल बिटवीन द ठाकुर एंड ये। मैंने उसको कहा, फ्रेंच रिवोल्यूशन में उसके बाद फ्रांस का महाराज कहाँ है? मैं राजतंत्र का समर्थक नहीं हूँ, पर मैं कुछ बातें बड़ा फैक्चुअल करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा इतिहास को तोड़ के बताया गया है। अगर हमारे राजा इतने खराब थे, उनके बच्चे आज भी इतने क्यों माने जाते हैं? कभी सोचा हमने? और वो तो सिर्फ 3-4% थे ना, मार के खत्म कर दिए होते। आफ्टर जब डेमोक्रेसी भी आ गया हो तो उसको मार के खत्म कर दिया जाता। अगर इतने ही प्रताड़ित करते तो मार के खत्म कर देते, कोई खत्म नहीं हुआ। तो हर गांव में जो अमीर व्यक्ति था वो अपने अमीर, क्योंकि उसके पास खेत था, कोई काम कर रहा, अपने हिसाब से वो चीजें बटी हुई थी। पर देयर वाज अ कोर्डियल रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। 100 में एक जगह कोई घटना गलत घटी होगी, गलत इंसान हर जगह होता है, उसकी भी कहानी कहनी चाहिए, और उसकी भी कहानी कहनी चाहिए जो अच्छाइयां हुई हैं समाज में। हमने 50-60 साल में जितनी गलत कामें हुई थी, तो मैं आज सुबह किसी को कह रहा था कि सिनेमा इज क्या, कि 4 लोगों ने अगर 4 गुंडा है ना और एक हीरो है, तो गुंडे को 400 बना दो। तो हमने जो एक कहीं घटना गलत घटी थी, इस समाज को तोड़ने के लिए उसको 1000 के रूप में दिखाया। किसी एक ठाकुर ने किसी को अपने कुएं में पानी पीने नहीं दिया, उसको इतना बड़ा कर दिया गया कि पूरे देश की घटना बता दी गई। मैंने कहा यह देश समरसता से चलता है। यह देश आज तक आंदोलन जो हुए हैं जात के ऊपर, 100-200 साल का इतिहास है। उससे पहले एक बहुत अच्छी सोसाइटी थी। तो लोग बोले अरे यार ये कैसे हो सकता है? बोला आप चलिए मेरे साथ। आई टोल्ड ऑल द critics, please come over, you come and see my country. There is no problem. The problems are in media. They write more what happens, they report more than what happens. So ऐसी नैरेटिव की फिल्में बनानी बहुत ज़रूरत थी। जब मैं देश को ट्रैवल कर रहा था, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमने कभी भी अपने राजाओं की ये कहानी नहीं बताई कि मोस्टली जो राजा थे वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे। तो जब मेवाड़ रॉयल फैमिली में गया मैं, तो वो जो राजा अपने आप को मानते थे वो एकलिंग जी महाराज को मानते थे। जब मैं रीवा रॉयल फैमिली के पास जाता हूँ तो वो मृत्युंजय को अपना राजा मानते हैं, वो उनके दीवान होते हैं। तो मुझे ये पता चला कि भगवान ही हमारा रूलिंग डेटी था इस समाज का हमेशा, और इसलिए ये समाज आज तक बचा हुआ है। कोविड में मैंने एक रॉयल फैमिली को फ़ोन किया कि यार तुम्हारा इतना बड़ा होटल है, कैसे चलेगा, इतने स्टाफ को कैसे सैलरी दोगे? बोले मेरे दादा परदादा उनसे आगे हमने सेवा की है, हम तो सेवा के भाव से हैं, हम तो सेवा करते रहे। कॉरपोरेट ने पैसे कट किए, पर ये जो ट्रेडिशनल फैमिलीज थी उन लोगों ने नहीं कट किया, क्योंकि हमने जो अगर आप इस देश में ट्रेडिशनल बनिया है,
हमने बनिया को चोर दिखा दिया, ब्राह्मण को चोर दिखा दिया, ठाकुरों को रेपिस्ट दिखा दिया। क्या इससे परे हट के कहानियां कही जा सकती हैं क्या? भोर में मैं वो एक्सप्लोर करता हूँ। एक्सलेंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल बुनियादी काम कर रहे सर आप। जैसे देखो, देश का प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़ा होके टॉयलेट की बात करता है, ये मजाक नहीं है। इसके लिए बहुत अंदर से उसका कन्विक्शन चाहिए, उनके पास है। और सर है जो फिल्म बनाते हैं फिर उसी विषय पे बनाते हैं। जब टॉयलेट एक प्रेम कथा आई थी उसके बाद आपकी फिल्म, अच्छा उससे पहले असली में मैंने बना ली थी, क्योंकि पर क्या होता है लोगों पे जो बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता है उसके पास बहुत पैसे होते हैं, तो वो सब काम जल्दी। अब जैसे मैं अभी जो फिल्में बना रहा हूँ वो मैं 8 महीने 10 महीने में उसको फ्लोर पे लेके आ जाता हूँ, तो वो नया नया था तो होता है। लेकिन वो आने के बाद ये फिल्म आई और 28 जगह उसका प्रदर्शन हुआ, 28 फिल्म फेस्टिवल में, कई पुरस्कार मिले, कई पूछा गया, बहुत उनकी बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन सर ये आपका अंत्योदय का काम है आपके फिल्म में। मुझे और कोई डायरेक्टर दिखता नहीं जो अंत्योदय की फिल्में करता है। आपने उस अंत्योदय, दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात की इस फिल्म में, बोर इसके लिए मुझे बड़ी बड़ी मतलब मेरे मन को छू गई वो फिल्म। रात जिस दिन अपनी बात हुई मैं 2:30 बजे तक देखता रहा, आया लेट घर में और देखता रहा, उसके बाद सो नहीं पाया। दीनदयाल जी तो बात कहे ना अंत्योदय की, लेकिन हमारे फील्ड में क्या अंत्योदय है इसका उदाहरण, इसकी मिसाल इन्होंने रखी है भोर में, कि मेरे फील्ड का अंत्योदय क्या हो सकता है। तो मैं ये अंत्योदय की कहानियां लोगों के सामने ला सकता हूं, बियॉन्ड ऑल दिस स्टूपिड नैरेटिव्स अबाउट आवर सोसाइटी। तो नैरेटिव की बात चली तो और एक शेयर कर देता हूं। मैं यूएस में था काफ़ी साल, तो ये आपको बड़ी धक्का लगेगी, आपको भी शायद पता नहीं होगा मुझे लगता है। CIA का और FBI का बजट है सर $2.5 बिलियन का पर ईयर, which provide money to Hollywood to bring different narratives in the world. ईरानी जो अभी माजिद ईरानी फिल्म बनाते हैं, चिल्ड्रंस ऑफ हेवन, कितना बढ़िया डायरेक्टर है, आपके जैसा ही डायरेक्टर है वो। ईरान की जो संस्कृति है पर्शियन वो दिखाता है, लेकिन ईरानी जो लड़कियां होती है वो इरोटिक होती है। ये नैरेटिव अमेरिका ने दुनिया भर चलाया पैसे देके, टू किल दैट सोसाइटी। ऐसे बहुत लोगों के दिखाए, मतलब ये ऐसा है इंडिया में स्लम डॉग मिलेनियर, इसको सबको कि ये देश ऐसे ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने में FBI CIA फंड देती है हॉलीवुड को, मेरे पास पूरा डाटा है। तो ये नैरेटिव की दुनिया में हमारा जो देश का राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि नैरेटिव है, इस समाज का नैरेटिव ऐसे आप आगे ले जा रहे हैं, उसके लिए आपको फिर एक बार बधाई। एक सवाल यहाँ पूछता हूँ कि जो रिलीजनल मैलिस चलता है रिलीजन के ऊपर समाज में, मतलब इंटर रिलीजन मैलिस जो चलता है, मैलिस माने एक जो उसके पीछे पर्पस होता है, ऐसे करना वैसे करना, तो इनकी क्या रिएक्शन आती है आपकी फिल्मों पे, आपके इस जस्टिस डिलेड पे गए, मैं अभी केरला पे आखिर में आऊँगा, लेकिन जस्टिस डिलेड जस्टिस डिलीवर्ड पे क्या रिएक्शन आई है लोगों की? अनुराग कश्यप की तो मैंने देखी नहीं, वो इस केरला स्टोरी के बारे में, लेकिन उस जमाने के जो थे ना एक देखिए जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड, देखिए समाज धीरे धीरे ना, जब उनको समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, पहले समझ नहीं आया। मैंने जो काम किया है, एक बात तो है कि जो अपने विपक्ष के भी है ना, वो कभी उसके रिसर्च पे उंगली नहीं उठा पाए। तो जब पहली डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई 35A पे, तो जो लोग हमारी बातों को नहीं मानते, मैं उनको ही पहले दिखाने गया। अच्छा। और विश्वास करिए कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। हाँ, एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो तो कागज पे था ना, किसी भी महिला को आप अधिकार। इसलिए मैं आज कभी सुबह और लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा अगर इस देश को, इस देश के आत्मा को, इस देश के असली नैरेटिव को जीवित रखना है, तो हमको एज अ सनातनी कम से कम 2 घंटे रोज देना है, कुछ नहीं करने के लिए। इंटरनेट उठाइए, पढ़िए, जहां लगता है ये प्रश्न चिन्ह है, जहां उसने हमारे संस्कृति पे प्रश्न चिन्ह किया है, उसको खोजिए और उस पे लिखिए। अगर 4-4 लाइन भी लिखना हम शुरू कर देंगे ना, तो ये नैरेटिव बदल जाएगा। हमको काउंटर नैरेटिव देना है। उन लोगों ने झूठ के बुनियाद पे नैरेटिव रखा है, हमको सच के बुनियाद पे ठीक करना है, उसको बस ठीक करना है। 35A पे जब मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई, ट्रस्ट मी, नोबडी कुड टेल मी
कि ये गलत है। मैंने उसको कहा भाई 50% महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है। वेस्ट पाकिस्तान अर्थात जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा, पंजाब का आधा हिस्सा, जो जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजी आए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था। वेस्ट पाकिस्तान क्या था, पंजाब का कुछ हिस्सा जम्मू से लगा हुआ था, वहां से लोग आए। वो आए तो कहां जाते तो यही ना, जम्मू पास में था, जम्मू आए। वो जो लोग जम्मू रह गए उनको उनका अधिकार नहीं मिला, वो राज्य के चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे। आप लोग तो नगर में रहते हैं, अहिलाबाई नगर में, आप एक बात बताइए कि जिस दिन आपके कॉरपोरेट, यहाँ कॉरपोरेट महोदया भी हैं, अगर आपको पता चल जाए कि ये जो परिवार है वो मुझे वोट नहीं देती है, एक पूरी गली है, क्या आप उसकी सड़क बनवाएंगी? तो जम्मू में ऐसे बहुत सारी बस्तियां थी जहां उनको अपने कॉरपोरेटर चुनने का अधिकार नहीं था, अपना सरपंच चुनने का अधिकार नहीं था। 70, 72, 73 साल वो विकास से दूर रहे। उनके बच्चे, जहां मनमोहन सिंह जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों पाकिस्तान से आए थे, मतलब अभी के पाकिस्तान, भारत से ही आए थे, वो अनडिवाइडेड इंडिया से आए, वो इस देश में प्रधानमंत्री बनता है एक, और एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनता है। वहीं जो जम्मू कश्मीर में रह गए उनको अधिकार नहीं मिला। जब ये बात उनको उनको उनके हिसाब से समझाओ। अगर वो समझ गए ना, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो चुपचाप अपने घर में बैठ जाएगा, उस बात को वापस कभी करेंगे भी नहीं। और ऐसा हुआ। मेरे दोनों डॉक्यूमेंट्री पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, कोई एक सवाल नहीं था। उसके बाद मैं केरला स्टोरी 2 बनाने जाता हूं। नहीं, मैंने देखा ना, मैंने आपको बोलने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने इनके डॉक्यूमेंट्री पे क्या क्या रिवर्स कमेंट है उसकी खोज की। अच्छा, मैं जानता भी हूँ, लोगों को फ़ोन करके भी पूछा, 12-13 लोगों को, कोई कमेंट नहीं थी। दैट मीन्स इफ़ यू डू विथ कन्विक्शन इट रीचेस। क्योंकि आप ना सर एंटरटेनमेंट के आगे चले गए, आप एनकरेजमेंट में चले गए। वो बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट रहना तो किसी को भी पॉसिबल है अपने इंडस्ट्री में, लेकिन उसके आगे एजुकेट करना, इनकरेज करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी आपने छलांग लगा दी है, वो सीमोल्लंघन है आपका। ऐसे कम लोग हैं, मतलब जैसे अंत्योदय की बात है, जिनके पास वॉइस नहीं उनको वॉइस देना। देखो, फिल्म डायरेक्टर का ये काम होता है। मैं मतलब स्टोरियाँ तो कामाख्या जी बताएंगे उनके फिल्म की, लेकिन मैं तो अभी ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ और इंटरव्यू भी ले रहा हूँ एक साथ। तो मैं जो देखता हूँ कि इनकी ये सोच है ना कोई बनाने की, तो ऐसा बनाया जाए जिसमें वॉइसलेस को वॉइस मिले, या लोग एजुकेट हो, लोग एंटरटेन हो, और जहाँ पे पीपल उनका लिविंग का जो भी जिंदगी में है। देश में सब लोग तो स्वतंत्र देश, ये वो सब बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली फैक्ट क्या है वो विदाउट डूइंग मैलिन सामने लाना, ये बहुत बड़ी बात है भोर। और इसके लिए आपका उसका बड़ा। अब केरला स्टोरी पे आते हैं। केरला स्टोरी का तो कितने लोगों ने केरला स्टोरी 2 देखा है यहाँ पे? तो आप भी कुछ सवाल दे सकते हो पूछने को, मतलब मुझे तो मैं पूछूंगा अगर है तो। लेकिन सर ये केरला स्टोरी हमने देखा था पहला। सुदीप तो मेरा भी दोस्त है बहुत अच्छा, वो तो हमने ये 2 बनाने की जो बात है वो एक्चुअली केरला की है नहीं। जिन्होंने नहीं देखा है उनको एक बार बोल देता हूँ, उसका नाम केरला स्टोरी है, लेकिन वो फिल्म MP राजस्थान और इसकी मतलब देश की फिल्म है। हाँ, मतलब पूरा वो मेरे को ट्रोल कर देंगे बटा से। बट दैट इज सो नाइस। मतलब ये दुनिया, ये इंडिया, पैन इंडिया फिल्म है, नाम छोड़ दीजिए। ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? क्योंकि केरला का स्टोरी का तो पहला रिस्पॉन्स बहुत हेवी था। देखिए क्या है कि ये कहानी तो विपुल जी और अमरनाथ जी लिख रहे थे और विपुल जी प्रोड्यूस करना चाहते थे। पर मैं इस विषय से थोड़ा पहले से जुड़ा हुआ था। 2014 में एक केस आता है तारा सहदेव का। तो एज अ जागरूक, क्योंकि मुझे भी डॉक्यूमेंट्री बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं तारा सहदेव का केस देखा। जैसे हम सब आम लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त एक्टिविस्ट हैं, तो मुझे वुमेन राइट्स पे बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो मुझे लगा कहीं लव गॉन रॉन्ग का केस तो नहीं है, आपकी प्रेम में थोड़ा गलती वलती हो गया लड़की। पर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ता गया 4, 5, 10 दिन, मुझे लगा ये तो बहुत खतरनाक केस है।
और वो लड़की जब लड़ रही थी तो उसको मैं फॉलो कर रहा था। दूसरा, बांग्लादेश वाला जब शेख हसीना आई भारत, तो मैं सोचा कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बांग्लादेश पे बनाता हूँ, बांग्लादेश के महिलाओं पे, हिंदू महिलाओं पे बनाता हूँ। तो मैं उसको जोड़ना चाहता था भारत की महिलाओं के साथ। तो मैं कुछ लोगों से मिला जो लव जिहाद को देख रहे थे, उस केसेस लड़ रहे थे, और मैं विक्टिम से मिलना शुरू किया। दिस इज समवेयर 2023 में, 23-24 में मैं मिलना शुरू किया, और मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत ही जटिल विषय है, और अलग अलग तरीके से हमारी बेटियों को, बहू को, ये मत समझिएगा कि सिर्फ हमारी जो बेटियां हैं वही टारगेट पे हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं वो भी टारगेट पे हैं। तो उनको टारगेट करके, उनको, हमारे लिए हमारी बेटी लक्ष्मी है, हमारे लिए हमारी माँ दुर्गा है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए उनकी फैमिली ट्री को बढ़ाने का एक जरिया है, ताकि जो सब, एक बात स्पष्ट मान लीजिए, पिछले 2000 साल में हम युद्ध में रहे हैं। वी आर एट वॉर एट प्रेजेंट डे ऑल्सो। देश का इतिहास 100 साल का नहीं होता, 50 साल का नहीं होता, 75 साल का नहीं होता है। देश का इतिहास 1000 साल का होता है, उसमें 100 साल एक पन्ने में होता है। हम इस 70 साल में थोड़े बढ़े हुए दिख रहे हैं, पर अगर आप लार्जर पिक्चर को देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं लड़ाई अभी बस जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि वो लड़ रहे हैं, हमको पता नहीं है कि हम लड़ रहे हैं। आप अगर देखें, थोड़ा मैं मुद्दे से भटकूंगा, जरूरी है, लव जिहाद का भी बात किया, साथ में चलेगा। लव जिहाद से पहले मैं एक चीज आपको, एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। भारत जो है 1881 में पाकिस्तान जो गया, वो बांग्लादेश जो है वो सब एक था। 1881 में पहली बार इस देश में जनसंख्या को गिना जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको मान लीजिए। आज इसके बारे में जरा पढ़िएगा, जरा सोचिएगा। 1947 और आज, ये 3 अलग अलग घटनाओं को जाके आज एक बार देखिएगा। हम 16% इस भूखंड में घटे हैं। हम मतलब इस देश के मूल मत को मानने वाले सनातनी घटे हैं 16%। ये सबसे बड़ी घटना है पिछले 150 साल में, इसको मान के चलिए। क्यों? जहां आप घटे हैं, आपको उस जमीन को किसी और को देकर कहीं और जमीन के तलाश में जाना पड़ा है। पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था क्योंकि वहां जनसंख्या असंतुलित थी। बांग्लादेश इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको चाहिए था कि उनको एक जमीन चाहिए जहां उस मत के मानने वाले लोग रह सके। क्या ये जो अब भूखंड बचा हुआ है वो बचे या नहीं, उसका निर्णय आपको लेना है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है डेमोग्राफी वाइज। आसाम में जो कंडीशन है वो एक बार आप पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा 50 साल में क्या होने वाला है। आजकल तो चैट जीपीटी है। मैं स्टैट्स, मतलब मुझे पैसे गिनने नहीं आते, पैसे कमाने तो अलग चीज़ है, पैसे गिनने भी नहीं आते, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चैट जीपीटी आ चुका है, जो एआई टूल्स है, उसमें जाके कंपेयर करिएगा कि आपके इलाके में जो आज डेमोग्राफी बढ़ रहा है, जिस तरीके से असंतुलित हो रहा है, क्या 50 साल में उसकी स्थिति होगी? बहुत बुरी। ये बात उनको समझ में है, हमको नहीं है। वो अलग अलग टूल्स यूज कर रहे हैं ताकि ये लड़ाई वो जल्दी से जल्दी जीत जाए। उसमें लव जिहाद एक टूल है जिससे वो हमारी महिलाओं को अपने तरफ लेके जाएं, उनको फैमिली ट्री गढ़ने का टूल बनाए ताकि वो इस लड़ाई में थोड़ा हमसे आगे हो सके। अब कैसे कर सकते हैं वो? तो पहले सेलिब्रेशन हुआ। क्या सेलिब्रेशन हुआ? जोधा, मुझे ये बड़ा प्लांटेड लगा। ये प्लांटेड हुआ है, अनप्लांटेड हुआ है, पर ये हुआ है इस देश में। हमने इंटरफेथ मैरिजेस को सेलिब्रेट किया है।
जोधा अकबर का विवाह झूठा है भाई, क्यों नहीं बोलते हम? हमने फिल्म बना दी, ये कैसे हो सकता है? जो नहीं, अकबर ने, हमने फिल्मों में देखा, अकबर ने ना उसको कृष्ण को पूजा करने का भी अनुमति दिया, दिवाली मनाने का अनुमति दिया। भाई उसका बेटा क्या हो गया? ये लड़ाई है, मैं इसको लड़ाई मानता हूं। सलीमी है ना, उसी के बेटे औरंगजेब ने ना हमारी मंदिरों को तोड़ा। अगर जोधा काल्पनिक, असली में काल्पनिक थी, अगर सत्य भी थी तो उसके बच्चों ने ही तो हमारे मंदिरों को तोड़े। ये क्यों नहीं मानते हो आप? एक और घटना घटती है मेरे जीवन में, जितने भी स्टार मैरिजेस हैं उनके बच्चों का नाम जाके चेक करिए, एक आध छोड़ के, सबके बच्चे बाद में वो हुए। यानी कि आपको टेम्पररी जो वो है वो रिलीफ मिलता है कि अच्छा नहीं, वी सेलिब्रेट दिवाली एंड वी सेलिब्रेट ईद ऑल्सो, इट्स नॉट देयर। आफ्टर अ जनरेशन इट विल गो आउट। वो हिंदू तो नहीं बनेगा उसका बच्चा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे लिए, इस षड्यंत्र को समझना है। फिर क्या हुआ, जब मैं ये केरला स्टोरी बना रहा था सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे उसमें, तो मेरे एक टीचर ने फ़ोन किया मुझे। तो वो मेरे स्कूल में मेरे आइडियल थे। पहली बार अगर फिल्म बनाने का जो वो लगा, यार बनना चाहिए। 7वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था और एक जेंटलमैन आदमी आता है और एक अच्छा सा नीदा फाजली की शायरी सुनाता है। मुझे लगा वाओ मैन, व्हाट, ये स्टाइल है। वो मुसलमान थे, उन्होंने एक हिंदू महिला से प्रेम किया। हमारे लिए तो एकदम हीरोइक, इट्स हीरोइक फॉर ऑल ऑफ यू। आपको लगता है यार, मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मुझे कहा कामाख्या, जब मेरा ट्रेलर आ गया, तुमको लगता है कि देखिए, मैं जिस संस्कार से आता हूं, मैं बड़ों को कभी भी जवाब नहीं देता। मैं ऋणी होता हूं उनका, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ सिखाया है। तो मैं अर्जुन के वंशज से हूं, तो हथियार कभी भी भीष्म पितामह पे इतना जल्दी नहीं उठता है। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, पर मेरे पास जवाब ये था कि बच्चे तो आपके क्या होंगे, एग्नोस्टिक होंगे, तो वो भी मेरे काम के नहीं है, क्योंकि ये तो युद्ध है। पर मैंने ये बात कहा नहीं, आज सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं मैं। परंतु मैं बड़ा दुखी था कि यार मैं सर को बोल नहीं पाया। हो सकता है सर अच्छे हों या हो, सर ने खोना को खोना, जो भी उनका नाम था वो नाम रहने दिया। अब मैं बड़ा दुखी था। मेरी दूसरे टीचर ने फ़ोन किया एक दिन, बोला यार कामाख्या, फिल्म तेरी देखी और बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार, सर ने फ़ोन किया था मुझे, दूसरे वाले सर जो अब वो विदेश में रहते, ही इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट टीचर्स इन द, मतलब स्कूल टीचरों में प्रोमिनेंट, इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाए हैं, प्रिंसिपल हैं, बहुत बड़े टीचर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि क्या मेरा और उनका जो विवाह है, उनकी जो पत्नी का विवाह है, वो क्या लव जिहाद है? और मैं जवाब नहीं दे पाया, मैं क्या बोलूँ यार। तो उन्होंने कहा जरा उससे पूछना कि उसने अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया था या नहीं। ये समाज बहुत झूठा है। मैं शॉक्ड। उनके पिताजी स्टेट सर्विसेज में होते थे, स्टेट सर्विसेज मतलब एफ्लुएंट फैमिली थी। उन्होंने ये शर्त रखा कि देखो, तुम मेरे एक बेटे हो, अगर तुमने इस लड़की को से शादी की है ठीक है, पर हम समाज में तभी इंट्रोड्यूस करा पाएंगे जब वो धर्म, हमारे धर्म में आ जाए। मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट था। उन्होंने अपनी पत्नी को यह कहा, तुम मेरे लिए वही नाम की रहोगी, पर मेरे परिवार के लिए धर्म परिवर्तन कर लो। करवाया तो वो व्यक्ति। जिस दिन उस व्यक्ति के बारे में पता चला, मुझे लगा कहीं भी कोई भी अगर एक हिंदू महिला से शादी करता है वो लव जिहाद है। ये डेफिनेशन क्लियर है। ये इस वहम में मत रहिए कि अरे नहीं प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा नहीं होता है, देश बड़ा होता है। कृष्ण ने कहा है अगर अपने एक घर की आहुति देनी हो और पूरा मोहल्ला बच रहा है तो उसको बचाना चाहिए, और अगर पूरे मोहल्ले की आहुति देनी हो और पूरा गांव बचाना हो तो मोहल्ले की आहुति देनी चाहिए। प्रेम बहुत छोटी चीज़ है इस देश से। ये देश बहुत पुराना है, ये देश बहुत पवित्र है, और उसको बचाने के लिए अगर आपको एज अ टूल यूज किया जा रहा है तो उसमें मत फंसिए आप। आई थिंक बखर पढ़ रहा था मेरे बुक के लिए, तो वहाँ
अलाउद्दीन खिलजी आने के बाद, मतलब मैं 4 स्टोरी आपको एक एक लाइन की बोलता हूँ सर। आपने जो बिल्कुल कहा ना कि ये चल रहा है युद्ध उनके पास वो पूरा तैयार है, हमको मालूम नहीं, इतना ही फर्क है। तो वहाँ हमारी महिलाओं को लूट के ले जाया करता था और एक को एक पे एक फ्री, ऐसा तुर्कस्तान के इस्तांबुल के बाजार में टंगा जाता था उनको। दैट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट अबाउट हाउ दे लूटेड इस देश की महिलाओं को, हमारे माँ बहनों को। अकबर की बात करते थे, लोग बोलते अकबर बहुत बड़ा ये था और बहुत दिलदार था। अकबर ने राजपूतों की जो कत्ल की है तब तक की है जब तक कि उनके जनुओं का वेट 74 kg नहीं हुआ, तब तक मारता रहा वो। इसलिए राजपूतों में 74 आज भी अशुभ अंक है। उसके बाद आप आते हो, दीवार करके फिल्म है, महादेव के मंदिर में जाता नहीं है और 786 बचाता है। ये सटल नैरेटिव है। और ये देखो, ये पूरा नॅरेटिव्ह लेफ्ट लोगों जो पहिली दिन अपने डावी वाळवी जे आपण ऐकलं, हा सगळा लेफ्टचा नॅरेटिव्ह राईटला नेण्याचा प्रयत्न करणारे हे गृहस्थ आहेत। आपल्या कामातून हे सोपं नाही। इतका सटल नॅरेटिव्ह पेरला गेला आहे की आपल्याला हे खोटंच वाटतं। आणि मला नेहमी असं वाटतं की जर सोसायटी ओपन असेल तर आपण हे ओपनली डिस्कस केलं पाहिजे। आमचा देश आहे, आम्ही आमच्यावरचे अन्याय बोलायचे नाहीत। तुम्ही काही नॅरेटिव्ह चालवाल 50 वर्ष आम्ही ऐकून घ्यायचं। मला वाटतं नागरिक म्हणून आपल्याला हे मुक्तपणे 4 चौघांसमोर कुठलाही भंपकपणा करता मांडता आलं पाहिजे। हे यांच्या फील्डमध्ये जे काम करता आपल्या आयुष्यात आपल्याला रोज केलं पाहिजे, कारण हे युद्ध आजही सुरू आहे। आपण आज जिंकलेलं नाही आहेत बरं का। जर काल मी सांगितलं सांस्कृतिक खुणा, हे आपल्याला युद्ध अजून सुप्तपणे खूप चालू आहे। केरला स्टोरी 2 मध्ये तो येतो, तो प्रखरपणे येतो, त्या लेवलला चालू है। आणि लव जिहाद क्या लड़कियों का थोड़ा है, लड़कों का भी, आप जैसे दोपहर को बता रहे थे, इट्स इन ऑल लेवल। वो सुनो। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि अगर, क्योंकि ये फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, मतलब 8 ड्राफ्ट हो चुका था और मैं 8वें ड्राफ्ट पे ज्वाइन किया इस फिल्म को, केरला स्टोरी 2 को। तो उसके बाद मैंने अपनी पैरेलल रिसर्च टीम बिठाई, जिसमें रिसर्च 3-4 महीने हम और रिसर्च करते रहे। और क्योंकि मैं पहले भी 4-5 साल इस पे काम करता रहा हूँ अपना व्यक्तिगत, पर क्योंकि जो स्क्रिप्ट में जो चीज़ें थी उसको भी मैच करना था मुझे कि हाँ पैरेलली, क्योंकि विपुल जी तो कर ही रहे थे, अमरनाथ जी भी कर रहे थे, बट मुझे हमेशा आदत है कि मैं खुद से भी उसको करता रहूँ। ये चल रहा था और चलते चलते मुझे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो जितना हमारी महिलाएं इनके टारगेट पे हैं, उतना पुरुष भी हैं, और वो अलग अलग तरीके से। तो एक ना, अगर कभी समय मिले और समय निकालिएगा, मिले नहीं निकालिएगा, ऑपरेशन अस्मिता एक घटना है। ऑपरेशन अस्मिता पिछले साल जुलाई में हुई एक ऑपरेशन है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था। उसको पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके जितने कैरेक्टर्स, उसके तार जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं उसको देखिएगा। आपको लगेगा कि उससे पहले जो धर्म परिवर्तन जमील वाली जो केसेस हैं, और सारी केसेस अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, उन केसेस में जब लोगों को धर्म परिवर्तन में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों को का धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके बाद ये जो ऑपरेशन अस्मिता होता है, इसमें 1-2 बच्चियों के मिसिंग का रिपोर्ट पेरेंट्स लिखवाते हैं। उसमें एक बच्ची पहले से जा चुकी थी, बाद में वापस लेके आए, पर वापस अपनी छोटी बहन जिस दिन 18 साल की हुई उस दिन उसको लेके चले गए। अब लेके चले गए और उसको बोला कि तो अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, सब आइडेंटिटी चेंज कर दे। नहीं, जो मॉड्यूल है जो अभी तक केरला स्टोरी 2 में नहीं दिखाया हमने, वो नया मॉड्यूल ये है, आपकी आइडेंटिटी बदल देंगे। ये दोनों लड़कियां चली गई इन्फ्लुएंस में आके। पता ये चलता है जब ऑपरेटिव, तो हमारे कुछ लोग वहाँ अंदर जाते हैं, वो समझ उनको आता है, तो पता ये चलता है कि 7 स्टेट्स में फैला हुआ ये केस है। क्योंकि ये सबजुडिस मैटर है, मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, बट 7 स्टेट में। और कौन है जो पिछले 7, 8, 10 साल में धर्म परिवर्तन कर चुके हैं? उनकी एक तो है कि प्रेम में फंसाओ, दूसरा इतना ब्रेन वॉश कर दो,
ये हॉस्पिटल्स में, ये पुलिस स्टेशंस में, कॉलेजेस में ऐसे बच्चों को, लड़कों को भी खोजते हैं जो कहीं ना कहीं वर्नरेबल हो, उनको कोई समझ। आप देखिए, आप अपने जीवन में हैं, आपका वीक पॉइंट होता है अपने लाइफ में। कभी धन की आवश्यकता है तो कोई धन दे देता है, कभी बीमारी में कोई आवश्यकता, पिताजी बीमार है वो ठीक कर दिया। और ये सारे लड़कों को भी वैसे ही जैसे लड़कियों को लेके जाते हैं, वैसे ही लड़की वहाँ लड़कियाँ भी फंसाती हैं और उनको उनका धर्म परिवर्तन कराती है। ये भी एक बहुत इंटेंस मैटर है जिसको समझने की ज़रूरत है, और नए लोगों को यूज़ करते हैं। अगर मैंने एक आदमी का धर्म परिवर्तन कराया तो 10 साल बाद उसको एज अ मॉड्यूल यूज़ करूंगा कि देखो ये धर्म परिवर्तन किया है। जैसे अभी केरला स्टोरी के बाद वो एक लड़की को, मोनालिसा को भगा के लेके गया, सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो देयर इज लव, देयर इज नो लव, इट्स अ वॉर। दे आर ट्राइंग टू get some points by showing this is a good case, there is no good case, there is only कि they want to change the religion। इन सबको, जो पुरुष वाला जो चीज है कि मर्दों को किस तरीके से वो करते हैं, वो करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये दिस इज अ ग्रेट वे टू कन्वर्ट द 8,000 10,000 और पूरे स्टेट्स में फैला हुआ है, तो उसको देखने की जरूरत है। बारे में पूछेंगे ना, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, सर ने कहा दोपहर को, बहुत बड़ा सेंटेंस है। 2 करोड़ 1.7 करोड़ थे 1947 में, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ ना तब ये बात हुई थी ना, जो वहाँ रहना चाहते वहाँ रहे, उनको परमिट दिया गया था। अब सेंसस शुरू हो गया है, 24 करोड़ के आगे आंकड़ा निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब रहने वालों को देश पे प्यार नहीं वगैरह, वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आउट नंबरिंग की बात कर रहा हूं। डेमोग्राफी हमारी डेस्टिनी है, आप देख लीजिए, इसके बारे में बताइए। आपका तो मेरे को वो सेंटेंस इतना बढ़िया लगा। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, कभी समय हो, अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया है, उसको जल्दी पब्लिक कर देंगे, आप जरूर देखिएगा उसको। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी इसलिए क्योंकि जब राजा वाला समय भी था तो ये 10,000 और 20,000 के सैनिक में आते थे, हमारे पास 2,000 होते थे, वो 1 लाख आते थे, हमारे पास 4,000, इसलिए हम बहुत सारी लड़ाइयाँ हार गए, ठीक है। पर हमारी दृढ़ता इतनी मजबूत थी कि मुगलों को 400 किलोमीटर का राजा बना के रखा था हमने। वो आते थे, लड़ते थे, हम फिर लड़के जीत जाते थे। चित्तौड़गढ़ के किला के अलावा महाराणा प्रताप कोई भी ऐसा किला नहीं था जो छुड़वाए नहीं हो अकबर से। तो इस बात को समझना होगा कि आज डेमोक्रेसी में क्या मैटर करता है, वोट। तो अभी एक विपक्ष का पत्रकार मेरे से पूछ रहा, अरे क्या हिमंतों ने वो क्या कहते हैं डिलिमिटेशन किया है और डिलिमिटेशन के वजह से ये जीत गया है, और तुम देखो अगले 10-20 साल तक। मैंने कहा, आजकल तो सबसे खतरनाक AI है। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, जरा कंपेयर कर देते हैं। मैंने कहा 50 साल बाद ये 50% के आसपास होंगे, ठीक है। वोट कौन देगा, ठीक है। तो आपको डेमोग्राफी में जहां जहां वो है, पॉकेट्स में जहां जहां वो बड़े हैं, वहां उनका वोटिंग पैटर्न ही अलग होता है। क्योंकि जहां वो डेमोग्राफिकली उन लोगों ने चेंज कर दिया। पाकिस्तान का खतरनाक एग्जाम्पल देता हूं आपको। तो मैं जब डेमोग्राफी इज डेस्टिनी काम कर रहा था तो उसमें मैंने जो पाकिस्तान से हिंदू विस्थापित हुए हैं उनसे बहुत बात कर रहा था, क्योंकि मुझे यह जानना था कि डेमोग्राफी अगर डेस्टिनी है तो पाकिस्तान में क्या हुआ। 500 साल 1000 साल पहले तो हम पाकिस्तान के हर नुक्कड़ हर सड़क में हम थे। तो आज ये स्थिति है कि मैं एक व्यक्ति से मिला जो इन लोगों के साथ काम करते हैं। वो एक व्यक्ति से मिले जिनको मुझे मिलवाया नहीं गया पर्पसफुली। वो व्यक्ति मैं पर देखा हूं उनको, उन्होंने मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं दिया है, पर हाँ वो इंटरव्यू है हमारे पास। उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी बीवी के साथ रहता है, पत्नी के साथ रहता है, और पत्नी को जो वहाँ का जमींदार है हर 8-9 महीने पे उठा के लेके चला जाता था और तब तक रखता था जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो जाए और वापस उसे भेज देता था। 3 बच्चे थे उसके, वो लेके भाग के आया क्योंकि उसकी अपनी पत्नी का उसको जान बचाना था।
एक स्कूल में एक बच्ची पढ़ रही है 13-14 साल की, हिंदू बच्ची, उसको जो उसके साथ जो लड़की पढ़ती है, सहपाठी है जो उसकी माँ ने कहला भिजवाया कि अपने पिताजी को कहे कि तुम लोग भाग जाओ भारत, क्योंकि तुम रहोगी तो मेरा पति तुम पे नज़र डाले हुए कि तुमसे शादी कर लेगा तो तुम मेरी सौतन बन जाओगी। अपनी बेटी की क्लासमेट है। क्या ये भारत में होने देना चाहते हैं आप? और जो कह रहे हैं, भाई साहब ने कहा कि ईरान में हमारी बच्चियों को लेके गए, 1990 याद करिए, वो तो हम सबको पता है ना कश्मीर में क्या हुआ था। कश्मीर में हर दीवार पे ये लिख दिया गया था कि कश्मीरी पंडित तुम चले जाओ, अपनी बीवियों को छोड़ के जाओ, अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को छोड़ के जाओ, हमको उनसे दिक्कत नहीं है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर ये 1990 में हो सकता है, स्वतंत्र भारत में हो सकता है, तो जहां डेमोग्राफी बदला, जहां हिंदुओं ने अपना बच्चा पैदा करना छोड़ दिया, जो हम कर चुके हैं, ठीक है, अगर वो छोड़ दिया तो आप मान के चलिए अगले 50 साल में सत्ता किसी और के हाथ में होगा। अगर डेमोक्रेसी हुआ तभी भी और राजतंत्र हुआ तभी भी, तो इसको आप मान लीजिए। बहुत खतरनाक बात है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कामाख्या जी, ये सरकार का सत्ता पे आना यदा यदा ही धर्मस्य है। Yes. ये नहीं आते तो क्या होता 10 साल में? मैं सरकार के लिए तो कभी बैटिंग करना नहीं चाहूंगा, नहीं, वरना लेकिन मुझे मैं कहा जाएगा मैं कहूंगा ना, माउथपीस हूं। कोई ना But कोई सच्चाई- करेक्शन हो रहा है ना। पर सच्चाई है, मैं इतना आज गाड़ी में बैठ के मैं अनिल जी मुझे लेने गए, तो अनिल जी ने मुझे कहा कि मेरे पिताजी टीचर हुआ करते थे और कोई कार्यकर्ता उनके घर आया तो वो डर के मारे खाना खिला नहीं पा रहे थे, छुप के खाना खिलाना पड़ रहा था। या जब कार्यक्रम में जाना होता था तो डरे होते थे, क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल के साथ काम कर रहे थे जहाँ की मैनेजमेंट ये नहीं चाहती थी कि कोई इस तरह का काम करे। तो आज वो अनुकूल परिस्थिति है जहां हम अपने विचार को और गाढ़ा कर सके, तो इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें आज से 500 साल बाद हमारे बच्चे, मैं जब अपने आप को कहता हूं कि मैं महाराणा प्रताप का संतान हूं, लाचित बरफुकन का संतान हूं, क्योंकि वो लड़े, क्या हम चाहते हैं कि जो ये 2021, 22, 40 जब ये जो जनरेशन जी रही है, इस पे गर्व करने के लिए आज से 500 साल बाद हमारे बच्चे रहें, उसके लिए हमें काम करना होगा। मुलाकात के आखिरी दौर पे आ गए हैं, मुझे घड़ी की तरफ भी देख रहा हूँ। आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल बिल्कुल पॉइंटेड पूछो, ऐसा नहीं कि ज़्यादा लोग पूछ सके। अगर किसको पूछना है मुझे मेरे पास भेज सकते हो या आप पूछ सकते हो। किसने जमा किए क्या सवाल? नहीं ना, दिए है क्या किसने? कामाख्या जी को आप पूछ सकते हो, अगर आपने फिल्म उनकी देखी है ना देखी है फिर भी। तब तक मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप सोचना पाइपलाइन में क्या है अभी आगे, क्योंकि आपसे तो बहुत उम्मीदें बड़ी है। परसों पता चल जाएगा। देखिए, आप जब अपना काम बहुत अच्छा करते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ होता है। बिल्कुल। तो राजा भाऊ ने मुझे दिसंबर में यह आमंत्रण दिया था कि यहाँ आना है। तब तक केरला स्टोरी 2 रिलीज़ भी नहीं हुई थी, तब मैं उसका काम कर रहा था। अब मैं अपनी दूसरी फिल्म पे काम कर रहा हूँ जिसका अनाउंसमेंट परसों होने वाला है, और आज का दिन ये रहा है कि आज मैं कृष्णेश्वर जी जाके आया हूँ, और कल शनि सिंगनापुर और शिरडी जी जाऊँगा, और परसों अनाउंसमेंट होगा। ये नेचर करता है, ये भगवान करवाता है। बहुत बहुत तो मैं राजा भाऊ जी का, अनिल जी का, आप सभी का आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप बस चलते रहे हाथ में लेके। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जीते जागती मिसाल है उस बात की। हम उनको सुने जो अपने फील्ड में वो कर रहे, अपने अपनी ज़िंदगी में हम करें, हमारे क्षेत्र में करें। इसकी याद रखें क्या होने वाला है, क्या हो रहा था, क्या हो चुका है और क्या नहीं होना चाहिए। ये सब की जो एक दिमाग में जो मैप है ना, वो चलते वो रख के आगे चलना चाहिए। वो आपने मिसाल दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी फिल्में आएंगी आपकी। मैं तो बम्बई में रहता हूँ, फिर मिलूँगा आपको,
हो सके आपकी फिल्म में काम भी करूंगा कभी। अरे, पक्का। बिल्कुल मिला तो। लेकिन ये बात है कि ये करना चाहिए, ऐसे विषय पे आती है तो बाकी सब मनोरंजन से अच्छा है जो अपने देश के लिए कुछ संदेश दे वो फिल्मों में काम करे। थैंक यू। मैं रिपीट करूंगा। हाँ, जैसे धुरंधर 1-2 आई है, कश्मीर फाइल आई, 370 आर्टिकल आई, ऐसी जो सब फिल्में बन रही है, और उसके पहले जो एक लाइन फिल्मों की थी, एक वो प्रवाह है जो डोमिनेटिंग था बॉलीवुड में। तो अभी उनकी रिएक्शन, ये जो नई नई फिल्में हाँ आप जैसे लोग बना रहे, तो उनकी रिएक्शन क्या है और आगे जाके उसका स्वरूप क्या रहने वाला है? देखिए, समाज जब तक एक्सेप्ट करेगा तब तक ऐसी फिल्में बनेंगी। देखिए, मैं ना बड़ा जब भी क्योंकि मैंने आर्ट फिल्म बनाया तो मुझे बड़ा वर्कशॉप करने का मौका मिला जब मैंने भोर बनाया, और मैं एक बात तब कहता था कि भारत में अमेरिका में जो पहली फिल्म बनी, मतलब हॉलीवुड जब फिल्म बनाना शुरू किया तो गैंग्स ऑफ कैली बनाया, वो अंडरवर्ल्ड के ऑस्ट्रेलिया में गैंग्स ऑफ कैली बना। भारत में जब पहली बार सिनेमा बना तो राजा हरिश्चंद्र पे बना, ठीक है। तो ये देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, भारत के संस्कृति को 5 साल 10 साल 15 साल आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। भारत के जो जनमानस में जो भाव है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो धार्मिक है, वो ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश देवी अहिल्याबाई का है, ये देश संत तुकाराम का है। तो हम अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं खो भी जाता है तो वापस लेके आ जाते हैं। तो धुरंधर उस कड़ी में वापस जोड़ने का काम कर रहा है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, वो चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे और जो सारी फिल्में बन रही हैं, ता स्टोरी बन रही हैं, तो ये सारी जो फिल्में हैं ये वापस कि हम देश प्रेमी हैं। और देखिए, शोले जब आता है, शोले हिट होती है, पर उस समय माँ संतोषी माँ भी हिट होती हैं, जय संतोषी माँ। तो भारत का जो मूल मन में जो चीज है वो धर्म है। वो थोड़ा बहुत कुछ लोग आके 786 वो जो नंबर्स होते हैं वो सब दिखा सकते हैं, पर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मैं जहां रहता था, मतलब बचपन जहां बीता है मेरा, वहाँ RCPI रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे कम्युनिस्ट के बहुत सारे धड़े बने वैसे एक रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट, तो उसके जो फाउंडर थे वो मेरे पड़ोसी थे और मैं उनको बोर देवता बुलाता था, बड़े पापा बुलाता था। तो जब बड़ा हुआ तो समझ में आया कि कम्युनिस्टों के यहाँ की पूजा नहीं, वो तो एथिस्ट है तो पूजा ही नहीं करोगे ना भाई, पर उनके घर में तो सब पूजा होता था, ठीक है। मैं और थोड़ा पढ़ा तो ये पता चला बिहार के जो कम्युनिस्ट है जो शादी करते थे तो जात में करते थे, जाके जात तोड़ना चाहिए था उनको, ठीक है। वो तो बहुत गलत, मैं जात का समर्थक नहीं हूं। ये देश का जो मूल ढांचा है ना, वो कम्युनिस्ट कभी तोड़ नहीं पाएंगे। वो इतना गाढ़ा है, जो मतलब ये कम्युनिटी इकलौती कम्युनिटी है जो राम मंदिर 500 साल राम मंदिर के लिए लड़ता रहा। तो और हम इकलौते हैं जो उसको जीत के ले लिया। तो हमें कोई कहता है कि हम कायर, तो हम कायर नहीं है, हम कभी कभी भूल जाते हैं। हम हनुमान जी के वंश हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं, हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, तो हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं। जिस दिन हम अपनी शक्ति को समझ जाते हैं उस दिन हम उनको घर भेज देते हैं। That's it. दोस्त थे सीके प्रहलाद करते, वो बोलते थे कि इंडिया, कल मैंने बोला शायद, इंडिया एलिफेंट पे स्टेज पे सोया हो, उसको जगाओ मत, इफ इट वेक्स अप यू हैव टू वेकेट द स्टेज। यस। तो ये वेकिंग अप है ना, ये बहुत जरूरी है, इसके लिए आपने बहुत बुनियादी काम किया है। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो जन्म मा जिजाऊंला वाटलं व्हावं, आणि त्याआधी जे काही मुघलांकडून हिंदू महिलांवर आत्ता जसे आपण बंगालमध्ये पाहतो, बांगलादेशमध्ये जे अनन्वित अत्याचार महिलांवर होतात, तसेच अत्याचार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्माच्या आधी होत होते, म्हणून त्यांना वाटलं होतं की जन्म व्हावा। तर आपण जे काही सिनेमा बनवत आहात, तर एक आमची अशी इच्छा राहील की 2 पार्टमध्ये आला पाहिजे, कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म का व्हावा वाटला
हा हिंदू समाज विसरलाय, त्याच्यामुळे त्याची जाणीव व्हावं म्हणून त्याच्या आधीचा एक पार्ट बनवावा आणि त्याच्यानंतरचा एक पार्ट बनवावा. नहीं, हम तो उनके संतान हैं और हमने उनसे सीखा है. बिल्कुल सीखा. और वो हमें लड़ना सिखा के गए, हम लड़ते रहेंगे. और प्रूव कर दिया है ना कि लड़ेंगे तो जीतेंगे. हाँ, जरूर लड़ेंगे तो जीतेंगे. मैंने कल कहा ना 35 साल में 450 साल का अपमान जिन्होंने नष्ट किया का मात्र 35 साल में, ऐसे है वो. यस. एक सवाल आया है कि जैसे लव जिहाद का मुस्लिम जो बच्चे हैं वो सोचते हैं, वैसे अगर हमारे बच्चे हमारा धर्म बचाने के लिए सोचे, ऐसा टॉपिक लेके कोई मूवी बना सकते हो क्या? इसमें फिल्म थोड़ी ना बननी चाहिए. इसमें फिल्म मत बनाओ, उसके आगे ये करो. वो करते रहो. मैंने कुछ नहीं बोला. ये जियो फिल्म का टॉपिक नहीं है. ये सब कुछ फिल्में में नहीं दिखाना चाहिए. और कोई? हाँ बोलो. हाँ, अच्छा, उनका जो जन्म स्थान है. हाँ, नहीं, मैं नहीं गया हूँ. हाँ, वही मैं सजेस्ट करना चाहता हाँ, मैं जरूर जाऊंगा. हूँ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. मैं एक और आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. जो फिल्म सिटी लाइन में जो एक्ट्रेस है या एक्टर्स है, वो सभी अभी हर अलग अलग कास्ट के हिसाब से मैरिज कर रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हर कास्ट के हिसाब से मतलब अलग कास्ट जो है, जो अलग कास्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. मुस्लिम समाज, हाँ, मुस्लिम के इसमें अच्छा, शादी करते हैं. रिलीजन, रिलीजन में, हाँ, जी. वो बहुत बड़ी समस्या है. वही तो सबसे बड़ी समस्या है. आप टेलीविजन पिछले कुछ सालों से टेलीविजन के स्टारों का ट्रेंड देखिए. आप कहाँ शादी, कौन क्या शादी कर रहा है. मैंने तो वो बात बहुत स्पष्ट कर दिया पहले ही. कोई भी हिंदू बेटी अगर उनके घर जाती है, अपना धर्म परिवर्तन करती है, या उनके बच्चे एग्नोस्टिक होते हैं, ये विवाह ही गलत है. ये समाज को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. इस पे हमें विचार करना चाहिए, इस पे हमें विरोध करना चाहिए. हम अपने समाज को वैसे तैयार करें. ये बहुत स्पष्ट है, इसको हमें मान के चलना चाहिए. अच्छा, एक साजिश और बता दूं. यहाँ जो लोग आए हैं वो हमारे विचारों से संबंध रखते हैं. जो हमारे विचार की बेटी, जो लोग हैं, उनकी बेटियों को और ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है ताकि वो एग्जाम्पल बने. मेरे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जहां वो धार्मिक परिवार है या अपने विचारों का है, उसकी बेटियों को वो वेट करते हैं 18 साल की हो, उसको भगा के ले जाए. उनको पता है 18 साल से पहले ले जाएगा तो हम तो हैं ही हैं, पर वो 18 साल तक वेट करता है, उसके बाद उसका ब्रेन वॉश करता है और उसको लेके जाता है. तो इस बात पे भी थोड़ा हमें सजग होना चाहिए. सर जो कह रहे हैं वो सच है. इन्होंने 1500 आर्टिकल पढ़े हैं, 80 के ऊपर FIR स्टडी की है ये फिल्म के लिए. बहुत, इट्स वेरी डीप एक्सरसाइज. एक और बात है, मतलब ये तो सवाल नहीं लेकिन एक सुझाव है. ये लव जिहाद को रुकाने के लिए हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है. मतलब पता नहीं इसका कानून होना चाहिए क्या, मुझे वो नहीं पता. मैं लॉयर का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो लॉ के लोग हैं इसको कैसे मतलब रोके. इसका कोई लॉ, पुलिस के पास आप जाएंगे, क्या करेगी वो? कौन सी धारा के अंदर पकड़ेगी? क्या शिक्षा दे सकते हैं? उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है. क्योंकि ये कोई जब कुछ घटना बना या लॉ बना था तब ये उसका पता नहीं ये दायरा था या नहीं था. लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है. या किसी को पता है कि कोई इसमें कोई दायरे में आ सकता है तो उसके सुझाव भी दे सकते हैं. देखिए, इस पे कोई कानून आप बना सकते हैं, इस पे तो सोचना ही चाहिए. समाज अगर संगठित हो जाए तो, और समाज सजग हो जाए तो वो बन जाएगी. तो एक बार उसको सोचने की जरूरत है कि देखिए, घर में आग जल रहा होता है तो सबको पता है ये आग छूना नहीं, यह हाथ जल जाएगा. ठीक है, ये बचपन से ओरिएंटेशन है. ठीक है, जब बारिश बहुत ज्यादा है तो आपको पता है कि भीग जाओगे. तो आप अगर एक गैर मत वाले व्यक्ति से शादी करते हो, अधर्मी से शादी करते हो, तो वो आपके समाज को अनिष्ट करेगा. ये बचपन से अगर समझ हो तो वो नहीं होगा. तो ये समाज को भी संगठित होकर इसको सोचना है, हो जाएगा. रुकते हैं.
एक संघ की पद्य की एक पंक्ति है, उसको याद आती है मुझे, उससे समारोप करता हूँ। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अभी चलता है। उनके चलने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और वो ऐसे पद पे चलते रहे कि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले और एंटरटेनमेंट से इनकरेज तक हम पहुँचे, उससे सूझबूझ बढ़े, हमारी बुनियादी और ढांचा विकसित हो और हम इसको सबको समझे। कल आपको इसका सॉल्यूशन भी सुनना है भैया, पूजनीय भैया जी के साथ मुँह से। पंच परिवर्तन में तो कुटुंब व्यवस्था एक उसका सॉल्यूशन है, वो कल आप सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कामाच।